सृजन संवाद की 139वीं गोष्ठी में आज हम सब आप सबका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार। और हमारे साथ आज दो लोग हैं। डॉक्टर विजय शर्मा हैं, जमशेदपुर से जुड़ी हुई हैं, और डॉक्टर सुप्रिया पाठक हैं जो वर्धा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में अध्यापिका हैं और आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और जैसा कि पोस्टर से पता चला था कि आज की जो चर्चा है वो दो पुरस्कृत किताबों पर होनी है। एक आउटश्विट्ज़ है और दूसरी है दोज़खनामा। ये दोनों बहुत चर्चित किताबें हैं और इनके जो अनुवाद भी हिंदी में उपलब्ध हैं, ये अच्छी बात है। और इन्हीं पुस्तकों पर बातचीत होगी। इसमें आप सबके सवाल आमंत्रित होंगे। और इससे पहले कि हम लोग बातचीत और चर्चा शुरू करें, थोड़ी जानकारी मैं आपको सृजन संवाद मंच के बारे में और सृजन संवाद के जो मासिक गोष्ठियां होती हैं और कार्यक्रम जो होते हैं उनके बारे में भी आप लोग को बताना चाहूँगा कि आज 139वीं मासिक गोष्ठी है। 12 से भाग दें अगर 139 को, तो लगभग 12-13 वर्षों का कार्यकाल इस बीच में उभर के आता है। 11-12 वर्षों का 12वां वर्ष पूरा होगा बहुत जल्द। और इन 12 वर्षों में जमशेदपुर में एक लंबी अवधि तक सृजन संवाद विजय शर्मा मैम के घर पे या कुछ और जो दूसरे साहित्यिक लोग हैं, जो उत्साही लोग थे, उनके घर पे समय समय पे होता रहा। हर महीने होती रहा, गोष्ठियाँ लगातार होती रहीं। कोविड जैसे टफ टाइम के आने के बाद, जबकि घर से निकलना और सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई थी, तो सृजन संवाद भी डिजिटल हुआ, ऑनलाइन हुआ। और अब हम लोग अपना जो ये कार्यक्रम है, ये गोष्ठी है, ये बातचीत है, इसको हम लोग ऑनलाइन माध्यम से करते हैं। शुरुआती दौर में जब हम लोग शिफ्ट कर रहे थे संवाद को ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड में, तो हम लोग को ये थोड़ा सा एक मलाल रहता था। और मलाल इस बात का रहता था कि हम लोग जो महीने में एक बार आपस में मिलना जुलना और साहित्यिक बातें होने वाला जो समय था, अब उसको ऑनलाइन कर रहे थे। लेकिन फिर यहाँ पे फेसबुक के माध्यम से और ऑनलाइन माध्यम से आने के बाद बहुत सारे नए लोग जो शायद जमशेदपुर नहीं आ सकते थे, सृजन संवाद की गोष्ठियों में जुड़ नहीं सकते थे, वो सारे लोग हम लोग के साथ जुड़ते गए। अब आज ही की बात करें अगर हम, देविका साजी हैं, अमृता बेड़ा मैम हैं, ऋचा द्विवेदी जी हैं, महक सिंह हैं, सभी लोग मैम को नमस्कार कर रही हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से आज इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं, जो शायद ऑफलाइन गोष्ठी में संभव नहीं हो पाता। तो आप सबका स्वागत है और विशेष स्वागत है हमारे दोनों वक्ताओं का कि आज इस कार्यक्रम में हम लोग दो पुरस्कृत किताबों के बारे में जानेंगे। दोज़खनामा ऐसी किताब है जिस पर बहुत ज़्यादा बताने से लोगों को लगेगा कि मैं अनावश्यक जो है समय ले रहा हूँ, क्योंकि रविंद्र बल की ये किताब बहुत प्रसिद्ध किताब है और गालिब और मंटो वाला जो पूरा प्रकरण है उसकी वजह से काफ़ी जानी जाती है और साहित्यकार लोग आपस में इसको काफ़ी पसंद करते हैं। दूसरा जो मामला है वो आउटश्विट्ज़ जो है, वो किताब जो है उसके बारे में मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि जो नाजी उन नाजी कंसंट्रेशन कैंप, और इन दोनों किताबों पर अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं पहले अनुरोध करूँगा सुप्रिया पाठक मैम से कि स्वागत है आपका और आज के इस कार्यक्रम में अब आप मंच को संभालें और पुस्तक से संबंधित जो आपकी एक पाठक के तौर पर जो टिप्पणी है वो हमें साझा करें। और हम ये लिबर्टी लेंगे कि बीच बीच में जब कभी भी हमारे मन में कुछ सवाल होंगे तो हम ये सवाल यहाँ पे शेयर करेंगे पोस्ट पर जो साथी दर्शक हैं, और मैं उन सवालों से फिर आपसे बात करके और आगे की कहानी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उस उपन्यास को जानेंगे, लेखक को जानेंगे, लेखन की उस पूरी प्रक्रिया को जानेंगे, और एक पाठक के तौर पर जब एक साहित्यकार आता है तो वो कैसे काम करता है ये जानेंगे। स्वागत है सुप्रिया मैम। धन्यवाद बाबू जी। मेरी आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज हम जिस सृजन संवाद की जिस गोष्ठी में बैठे हैं
उस इसकी योजना जब बन रही थी तो विजय मैम ने मुझसे अपनी पसंदीदा पुस्तक पूछी थी जिसे पुरस्कृत किया गया हो इस वर्ष, और मैंने बस उनके पूछने के तुरंत बाद जवाब दिया ऑस्विच, क्योंकि यह पुस्तक, यह उपन्यास इसलिए भी चर्चा के लायक है क्योंकि आज का जो हमारा संदर्भ है, हमारे जो राजनीतिक परिदृश्य है, उस परिदृश्य में इस उपन्यास पे बात करना जरूरी महसूस होता है मुझे। मैं स्त्री अध्ययन की विद्यार्थी भी हूँ और उसकी शिक्षिका भी हूँ। इस नाते स्त्री अध्ययन एक विषय के रूप में जब अपनी सैद्धांतिकी को रच रहा होता है, और उस सैद्धांतिकी को रचने के क्रम में जब हमें साहित्य और सिनेमा की तरफ रुख करना होता है, क्योंकि समाज का दर्पण साहित्य या सिनेमा को माना जाता है, उस क्रम में जब साहित्य की पहचान होती है विभिन्न विभिन्न तरीके से, उस क्रम में जो स्त्री है उस पर युद्ध और हिंसा का क्या असर पड़ता है, इसको समझने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि हम आमतौर पर यह जानते हैं कि युद्ध या विभीषिका के किसी भी स्थिति में पूरा मानव समुदाय प्रभावित होता है, लेकिन उसमें विशेष तौर पर स्त्रियां अलग ढंग से प्रभावित होती हैं। तो यह जो अलग ढंग से प्रभावित होने का विमर्श है, वो साहित्य में किस रूप में आता है, इसको देखना हमारे लिए लाजमी हो जाता है। और इस क्रम में आउटरीच को देखा मैंने, क्योंकि मुझे उसे अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना था उस विषय को, और इस क्रम में मैं किसी अच्छी कृति की तलाश में थी जो साहित्य से निकल कर आ रही हो, और गरिमा जी का यह उपन्यास मुझे मिला। इसके पूर्व भी गरिमा जी ने एक बहुत बढ़िया उपन्यास लिखी, क्रोएशिया डायरी, और आमतौर पर उनके काम से वो युद्ध और स्त्री को लेकर बहुत ही तथ्यपरक, बहुत ही प्रामाणिक ढंग से वो लिखती हैं महिलाओं के संदर्भ में। तो यह उपन्यास उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास था, जिसको हमने अपने पाठ्यक्रम के लिए भी चुना, और एक पाठक के रूप में मुझे यह एक बहुत ही रोचक, बहुत मर्मस्पर्शी और कई बार रूह को खा देने वाली स्थितियाँ जो पैदा होती है इंसान के अंदर, उस संदर्भ में यह उपन्यास लगा। इसलिए ही मैंने विजय मैम को ये अनुरोध किया कि इस उपन्यास पर चर्चा होनी चाहिए। गरिमा श्रीवास्तव जी ने यह जो उपन्यास लिखा है, इसके कई संदर्भ हैं वैभव जी। हाँ, और एक ही उपन्यास में इतने सारे संदर्भों को उठा कर ले आना लेखिका के द्वारा, यह बहुत ही ऐतिहासिक है अपने आप में। गरिमा जी बात कर रही हैं एक वैसे कैंप की जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था, जिसे हम नाजी कैंप के बारे में जानते हैं, और आमतौर पर एकेडमिक जगत में नाजी कैंप क्या थे, उनके अंदर कॉन्सेंट्रेशन की प्रक्रिया किस तरीके से होती थी, और किस तरह से यहूदियों के साथ बर्ताव होता था, वो सब कुछ हम सब लोग लगभग जानते हैं वो सारी चीजें। तो उस पर चर्चा करने की बजाय मैं इस बात पर चर्चा करना ज्यादा पसंद करूंगी कि इस उपन्यास में गरिमा जी ने आउटविच को चुना ही क्यों, और क्या सचमुच एक लेखिका के तौर पर उनका उद्देश्य युद्ध को समझना था, उनका उद्देश्य युद्ध के कारण पड़ने वाले महिलाओं पर या पूरे मानव समुदाय पर उसका असर का अध्ययन करना था, या फिर इन कैंपों के जरिए एक पूरा विश्व जिस तरह के दौर से गुजर रहा था, जिस तरह की अशांति की प्रक्रिया पैदा हो रही थी, उसमें महिलाएं किस तरह से सफर कर रही थी, और युद्ध के ठीक साथ साथ चलती हुई प्रेम की कथाएं किस तरह प्रभावित हो रही थी, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अब यह अगर हम सोचें तो युद्ध और प्रेम अपने आप में विरोधाभासी चीजें हैं, लेकिन जब युद्ध हो रहा होता है तब भी प्रेम हो रहा होता है, और प्रेम होते हुए भी हम युद्ध की परिस्थितियों से गुजरते हैं। तो दोनों एक साथ समानांतर चलने वाली प्रक्रिया। उनका वैश्विक परिदृश्य क्या है, भारतीय परिदृश्य क्या है, और गरिमा जी किस तरह से एक वैश्विक परिदृश्य को भारतीय परिदृश्य के साथ जोड़ कर दें, और तीनों ही महिलाओं के माध्यम से जो इस उपन्यास में प्रस्तुत हुई हैं, उन तीनों ही महिलाओं के माध्यम से गरिमा जी युद्ध, शांति और प्रेम के बीच जीवन जीती हुई स्त्रियों के एकाकीपन की कथा कहती है। इस उपन्यास को पढ़ने के बाद मैंने इसके समय को लेकर जितने भी रिव्यू छपे, तत्वों में छपे, कई जगहों पर इसके रिव्यू आए, और एक पाठक के तौर पर मैंने उन रिव्यूओं का भी अध्ययन किया, और उन रिव्यूज को भी पढ़ते हुए मैंने महसूस किया कि ज्यादा जोर इस उपन्यास के बारे में चर्चा करते हुए युद्ध पर दिया गया था, जबकि ज्यादा जोर प्रेम पर दिया जाना चाहिए था, और उस प्रेम के एक पन पर दिया जाना चाहिए था। शुरू होता है यह उपन्यास प्रतीति सेन नाम की एक नायिका के साथ, जो कई बार आपको यह बोध कराता है कि वह लेखिका स्वयं है, और कई बार पाठक यह महसूस करता है कि वह उस उपन्यास की एक पात्र है। प्रतीति सेन एक अध्यापिका हैं, एक शोध
कर रही विद्यार्थी हैं, शोधरत विद्यार्थी हैं, और वह अपने देश से में काम करते हुए द्वितीय विश्व युद्ध में यह जो आउटविच नामक राहत कैंप बना, उस राहत कैंप में जाती हैं, उसको देखने, उसके प्रति उनके मन में एक जिज्ञासा है और वो जानना चाहती थी कि इन कैंपों में होता क्या है। दरअसल वहां जाने का एक संदर्भ यह भी बनता है कि उनकी एक मित्र है जो भारत आती है, सबीना, और किसी एक कॉन्फ्रेंस में उन दोनों की मुलाकात होती है और मुलाकात के दौरान जो प्रतीति सेन है वह इस बात की इच्छा जाहिर करती है कि वो इन राहत कैंपों में जाना चाहती हैं और वहाँ के इतिहास को जानना समझना चाहती हैं। सबीना उन्हें मना करती है कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम जानना चाहोगी या तुम्हें जानकर उसको खुशी मिलेगी, इसलिए बेहतर ही होगा कि तुम उसे टालो। लेकिन कहीं प्रतीति सेन का जो अंतस्थल है और उनके अपने जो अनुभव है, जीवन अनुभव, उन अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, उन अनुभवों को अपने जीवन में शामिल करते हुए आउटविच की यात्रा पर निकलती है। इस बीच प्रतीति सेन का जो पूरा जीवन है उसकी एक हल्की तस्वीर प्रारंभ में खींचती है कि उस दौर में प्रतीति सेन प्रेम के टूटने की पीड़ा से गुजर रही है। एक ऐसा प्रेम, एक ऐसा व्यक्ति अभिरूप के रूप में जो उनके जीवन में आया है, उसके साथ वह प्रेम के सफर पर हैं, लेकिन वह प्रेम असफल हो जाता है क्योंकि वह शादी की परिणति तक नहीं पहुंच पाता है। उस समय तक प्रतीति सेन का खुद का व्यक्तित्व एक बहुत ही साधारण सी लड़की का है जो प्रेम के सपने बुन रही है, एक सुंदर से घरौंदे के सपने बुन रही है और उसके साथ पति के साथ रहने के सपने बुन रही है। और वो चाहती है कि उसका पति कमा कर आए और वह घर की जिम्मेवारियां संभाले, बच्चों को संभाले और एक सुंदर जीवन की, जिसको हम रोमांटिसाइज लव कहते हैं, एक सुंदर जीवन की कल्पना प्रतीति सेन के मन में है। लेकिन जब वह प्रेम धीरे धीरे परिणति की तरफ पहुंचता है और विवाह की स्थिति पैदा होती है, तब पहली बार प्रतीति को यह एहसास होता है कि उसका जो बचपन है, उसका जो इतिहास है, उसका जो अपना पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसके कारण उससे विवाह करने से अभिरूप इनकार कर देता है क्योंकि यह रिश्ता उसके परिवार वालों को मंजूर नहीं है। और उसकी वजह यह है कि उसकी का नाम रहमाना खातून है और एक ऐसे बैकग्राउंड से प्रतीति सेन आती हैं जहां उनके वंश और कुल का कुछ पता नहीं है और प्रतीति सेन का पहली जीवन में अपने ही सत्य के साथ एक साक्षात्कार होता है और यह एक ऐसा साक्षात्कार है जिससे कि प्रतीति सेन पूरी तरह टूट जाती है और वह यह निर्णय करती है इस अवसादग्रस्त स्थिति से निकलने के लिए, अभिरूप के स्वप्न से निकलने के लिए और अपने स्व की तलाश के लिए कि आखिर अब तक वो क्या थी। उसके जीवन के सारे निर्णय जो अब तक अभिरूप लेता आया था, अब वक्त आ गया है कि वह अपने जीवन को अपने ढंग से समझे, अपने स्व का निर्माण स्वयं करे और प्रतीति इस दूर की यात्रा पर निकल पड़ती है। दरअसल यह यात्रा उसके खुद की तलाश की यात्रा है जो आउटविच के रूप में होती हुई यात्रा के रूप में पाठकों को दिखती तो जरूर है, लेकिन इस यात्रा के कई पड़ाव हैं और उन पड़ावों पर हर पड़ाव प्रतीति के जीवन में एक बदलाव लाता है। जब वह विदेश पहुंचती है, अपनी दोस्त सबीना मिलती है और सबीना से उस आउटविच कैंप के बारे में जानने की कोशिश करती है। सबीना के पति और उनके पिता, उनके दिवंगत पिता, सबीना के पति खुद उस त्रासदी के शिकार व्यक्ति हैं और सबीना के पति के पिता मतलब उनके ससुर और उनके दादा ससुर, ये सारे लोग जो थे उस दौर के कैंपों के शिकार लोग थे और उनकी स्मृतियों की एक डायरी उनके हाथ लगती है। सबीना उसे प्रतीति सेन को सौंपती है और वो कहती है कि इस डायरी में बहुत से ऐसे हैं जो तुम्हें आउटविच और उसके जैसे अनेक राहत जो रिफ्यूजी नाजी कैंप थे, उन कैंपों की जानकारी तुम्हें देगी। और उन डायरियों के भरोसे प्रतीति जो है वो निकल पड़ती हैं और उन डायरियों से मिलान करती हुई आउटविच की बाकी की जिंदगी को तलाशने और समझने का प्रयास करती है। इसी बीच उसे सबीना की जिंदगी के भी पता चलती है। सबीना एक ऐसी महिला जिसके पति एक ऐसी स्थिति के शिकार व्यक्ति हैं जिस जनरेशन ने विश्व युद्ध की त्रासदियों को झेला था। तो सबीना जिसने प्रेम विवाह किया था, सबीना जो अपने पति के साथ रहती थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था, बावजूद इसके एक व्यक्ति युद्ध की मारक स्थितियों के कारण किस तरह की अवसादग्रस्त स्थिति में चला जाता है और जीवन भर उस दंश से नहीं निकल पाता है। सबीना के पति में उसको वो तलाशती है, वो देखती है और उनके प्रेम संबंधों में ये महसूस करती है कि एक साथ रहते हुए भी सबीना अपने पति के साथ बस है नहीं। तो यह बस है और है नहीं के बीच का जो एकाकीपन है वह प्रतीति सेन के अपने जीवन अनुभवों के साथ भी जुड़ता है और वह ये महसूस करती है
मैं इस जीवन की परिस्थिति से नहीं गुजर रही हूँ, बल्कि दुनिया में और भी औरतें हैं जो इस स्थिति से गुजर रही हैं, और सबीना के साथ उसकी मित्रता जो है वह दृढ़ होती जाती है। इसी बीच वो आउटविच पहुंचती हैं। आउटविच में वहाँ की महिलाओं के साथ जो हुआ उन नाजी कैंपों में, सामान्य तौर पर जो सारे मानव समुदाय के साथ हुआ वह तो हिंसक था, लेकिन महिलाओं के साथ जिस तरीके की हिंसक घटनाएं हुई, जिस तरह की यौन हिंसाएं हुई, जिस तरह खूबसूरत महिलाओं के साथ उनके बाल कट गए, उनको मुड़वा दिया गया, उनको बिल्कुल निर्वस्त्र रहने पर विवश किया गया, और उनको एक तरीके से कंफर्ट जोन की तरह इस्तेमाल किया गया, जिसमें कि जो नाजी कैंपों के सैनिक थे, पुरुष थे, वो उन महिलाओं का जब चाहे तब उपभोग कर सके। उन महिलाओं को कोई भी सुविधा नहीं दी गई, उन महिलाओं के पास किसी भी तरह के अंतः वस्त्र को तक को रखने की इजाजत नहीं दी गई। और इतनी तथ्यपरक चीजों के साथ लेखिका ने इस उपन्यास में जिस तरह से उनको का वर्णन किया है, वह पाठक को यह सोचने पर विवश करता है कि युद्ध और हिंसा की स्थितियां अंततः मानव विरोधी होने के साथ साथ महिलाओं के लिए तो उनके अमनुष्य हो जाने, पूरी तरह जड़वत होते चले जाने की एक व्यथा कथा कहती है। वह महिलाएं जो इन यातनाओं से गुजरी, उन महिलाओं ने को काट कर दिया, उनके जीवन में कुछ भी नहीं बचा रह गया। वो सिर्फ एक चलता फिरता हाड़ मांस का पुतला थी, जिसके जो उन राहत कैंपों में चल रही थी। बाद के अध्ययनों में यह पता चला कि जब बहुत सारी महिलाएं जिनको रिकवर भी किया गया, जो बाहर लाई गई, उन महिलाओं ने उन कैंपों के बारे में कुछ भी बताने से, कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ। हो सकता है कि संभव है कि उन्हें याद न रहा हो कि उनके साथ क्या हुआ है। यह भी संभव है कि जो कुछ भी हुआ वह इतना भयानक था, इतना दुखद था, जिसकी चर्चा करके वो वापस उसी ट्रॉमेटाइज सिचुएशन में खुद को नहीं डालना चाहती थी। तो यह जो पूरी कथा है, यह आउटविच के माध्यम से महिलाओं के शरीर पर होने वाली हिंसा की कथा तो है ही, लेकिन उस हिंसा की परिस्थिति के कारण जो स्त्री पुरुष संबंधों में आई दरारें हैं, स्त्री पुरुष संबंधों में आई रिक्तता है, और एक ऐसी स्थिति जिसके लिए स्त्री कहीं से भी जिम्मेवार नहीं है। युद्ध के लिए स्त्री जिम्मेवार नहीं है, लेकिन युद्ध होता उसके देह पर ही है। तो स्त्री के देह पर युद्ध का होना दरअसल उसी पुरुष सत्तात्मक मनोवृत्ति का शिकार है, जिसमें वह लूट का सामान है, और जो विजेता है वह उसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करता है। प्रकृति सेन आउटविच की पूरे कैंप यात्रा के साथ अपनी स्मृतियों को रिलेट करती हैं, और वह सारी स्मृतियां जाकर जोड़ती हैं रहमाना खातून से, जो उनकी नानी है। और यह संयोग मात्र नहीं है, खातून एक समय में जब बांग्लादेशी मुक्ति मोर्चा हो रही थी, आंदोलन हो रहे थे, उस आंदोलन में यौन हिंसा के शिकार हुई महिला है। उनकी छोटी सी बेटी तितली सेन जिसका नाम है, उसके पति विराजित सेन जो किसी कारण बस उस समय वहां बांग्लादेश गए हुए हैं, और वहां पर उनके साथ जो हिंसा होती है, उसके बाद विराजित सेन उनको छोड़ देते हैं बांग्लादेश में। और विराजित सेन के छोड़ देने के बाद जो रहमाना खातून है, जो उनका असली नाम द्रौपदी है, वो बांग्लादेश में मौलवी के साथ विवाह करके बांग्लादेशी देश में रहते हुए मुस्लिम धर्म स्वीकार करती हैं, इस्लाम स्वीकार करती हैं, और पूरी जिंदगी वहां बिताती हैं। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उनकी घर वापसी संभव नहीं है, इसलिए भी क्योंकि उनकी बेटी अपहृत है, और उस बेटी को खोजने के लिए वो वहां रुकती हैं। विराजित सेन वापस आते हैं हिंदुस्तान, और उस बेटी को तलाश करने के लिए वहां के जो प्रसिद्ध मौलवी हैं, जिनका लीग के लोगों के साथ एक रिश्ता है, उनसे वो विवाह करती हैं इस आश्वासन पर कि वह उनकी बेटी को खोज निकालेंगे, और अंततः वो उसे खोज निकालते हैं। और पहला पत्र तब वो अपने पति को लिखती हैं कि टिया को आकर ले जाओ, और उनके पति आते हैं। द्रौपदी देवी उर्फ रहमाना खातून को लेने नहीं आते हैं, वो अपनी बेटी टिया को लेने आते हैं। रहमाना खातून कोशिश करती हैं ये बताने की कि टिया किस तरह से सामूहिक हिंसा का शिकार हुई, उसके साथ किस तरह का बलात्कार हुआ, फलस्वरूप वह गर्भवती हुई, एक अनचाहे बच्चे को जन्म दिया उसने। लेकिन विराजित सेन ये सब कुछ सुनने की स्थिति में नहीं है, और वह उन्हें साफ मना कर देते हैं कि मुझे ये नहीं जानना। तो वो कहती है कि ठीक है, टिया को आप लेकर जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, और टिया की किसी अच्छी जगह शादी कर दीजिए। टिया एक थोड़ी सी मासूमियत से भरी हुई बच्ची है, थोड़ी सी उसको कम चीजें समझ में आती हैं, तो उसके साथ जो कुछ भी घटित हुआ है, उसके कारण वह जिस मानसिक स्थिति में पहुंचती है, उसके कारण वह उस बच्चे के प्रति उसका कोई लगाव नहीं है। विराजित सेन अपनी बेटी तितली सेन को लेकर हिंदुस्तान वापस चले जाते हैं, लेकिन रहमाना खातून उस छोटी बच्ची को लेकर
वापस बांग्लादेश चली आती हैं और हसनपुर नाम की एक जगह पर रहती हैं। यही बच्ची बड़ी होकर प्रतीति सेन बनती है। और प्रतीति सेन के अपने जीवन के बारे में प्रतीति सेन को खुद नहीं पता, क्योंकि रहमाना खातून ने कभी उनकी कथा उसे नहीं सुनाई। जब वो आउटविच से वापस लौट रही होती है, इन सारी महिलाओं के साथ घटित हो रही हिंसा से बदली हुई प्रतीति सेन के रूप में जब वह अपने देश वापस लौटती है बांग्लादेश, उसके पहले ही उसे भारत की नागरिकता मिल चुकी है। और भारत की नागरिकता दिलाने में रहमाना खातून एड़ी चोटी का जोर लगा देती है कि किसी भी तरह तुम्हें वापस जाना है। जब भी उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका पूरा जीवन हिंदुस्तान में बीतता है, और जब भी वह कलकत्ता जाती है, जब वह लौटती है, तो रहमाना खातून उससे पूछती है कि क्या तुमने वह घर देखा, 2 मंजिला गुलाबी घर तुम्हें दिखा? और प्रतीति सेन हर बार इरिटेट होती है कि उस घर से मुझे क्या लेना देना। लेकिन जब आती है आउटविच की यात्रा के बाद, तब तक उसकी नानी का देहांत हो चुका होता है और उसके नाम एक चिट्ठी वो छोड़ के जाती हैं, जिसमें वो कहती हैं कि उसे विराजित सेन के पास जाना होगा ताकि वो अपनी माँ का पता पूछ सके। और वो उसके साथ घटित हुई सारी घटना का जिक्र करती हैं। और तब प्रतीति सेन को एहसास होता है कि सिर्फ वो जगह नहीं थी जहां महिलाओं के साथ इस तरह की हिंसाएं हुई, बल्कि हिंदुस्तान में भी विभाजन के समय जिस तरह की महिलाओं ने त्रासदी की स्थितियां झेली, बांग्लादेश मुक्ति मोर्चा के दौरान महिलाओं के साथ जिस तरह की हिंसाएं हुई, उन सब का आपस में एक कनेक्ट है। तो सबीना के साथ, आउटविच की महिलाओं के साथ, स्वयं प्रकृति सेन के साथ और रहमाना खातून के साथ हुई यह जो सारी हिंसा है, टिया जो घर का उसका नाम है, तितली सेन जो प्रतीति सेन की माँ है, उसके साथ हुई जो हिंसा है, इन सारी हिंसाओं को वह जोड़ती है और उसको टुकड़े टुकड़े में इकट्ठा करके एक कोलाज बनाने की कोशिश करती है लेखिका। और इस पूरे उपन्यास में वो इस यहाँ तक पहुंचने में सफल हो जाती हैं कि अंततः हर व्यक्ति के हिस्से युद्ध और हिंसा के बाद भी स्मृति शेष के रूप में जो बचा रह जाता है, वह उसकी प्रेम की स्मृति होती है। विराजित सेन जो उसके नाना हैं, जिनसे मिलने वह आखिरी बार जाती है, उस दौरान वह जिन पंक्तियों को गुनगुना रहे हैं, उनको लकवा मार चुका है और वह बताने जाती है कि मेरी नानी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनकी स्थिति को देखकर वो उन्हें बता नहीं पाती। लेकिन अंतिम समय में भी विराजित सेन अपनी पत्नी को ही याद कर रहे हैं और वह गीत माला है जिसके माध्यम से दोनों के बीच प्रेम संबंध होते थे, उसकी पंक्तियां दोहरा रहे होते हैं और अस्फुट स्वर में ही सही वह अपनी पत्नी को याद कर रहे हैं। विराजित सेन इस तरह के व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंसा के कारण अपनी पत्नी को छोड़ा। तो यह प्रतीति सेन के जीवन में आया हुआ एक बदलाव है और बदलाव यह है कि वह निर्णय लेती है कि उसे टिया सेन के पास नहीं जाना, तितली सेन का पता नहीं जानना है, जो कनाडा में बस चुकी है, जो उसकी वास्तविक माँ है। लेकिन वो कहती है कि नहीं, उस बच्चे को स्वीकार करना, उस बच्चे के कारण अपने जीवन में सुखी जीवन में हलचल पैदा कर देना, जो हिंसा के कारण पैदा हुआ था, जो उस यौन हिंसा की याद दिलाता था जो तितली सेन के साथ हुआ है, उस बच्चे के रूप में मैं अपनी माँ के पास नहीं जाऊंगी और उनकी सुखी गृहस्थी में फिर से एक हलचल पैदा नहीं। और वह निर्णय लेती है कि यह अकेलापन जो है, जिसमें बहुत सारे लोगों के उनके जीवन की प्रेम की स्मृतियां बसी हुई हैं, उस प्रेम की स्मृतियों में उसे तितली सेन के लिए भी एक जगह बनाकर रखनी है। और यह एक तरह से युद्ध के पैरेलल, युद्ध के समानांतर प्रेम और अहिंसा का दर्शन रचता हुआ उपन्यास है, जो यह बताता है कि तमाम युद्ध की विभीषिकाओं के बावजूद भी जो चीज बची रह जाती है वह प्रेम है। वह स्त्री है जो उस प्रेम को स्मृति अपने अंदर बचाए रखती है और युद्ध के तमाम विध्वंस को पुनः सृजन में बदलने की क्षमता भी स्त्रियों में ही होती है। तो वह एक पीस मेकर के रूप में, एक मन के अंदर बहुत सारे एकाकीपन के भाव को भरे होने के बावजूद भी एक सामान्य जीवन जीते हुए, जीवन को ही नहीं पूरे समाज को किस तरह एक सामान्यकृत स्थिति में लाने के लिए प्रयासरत होती है और उसमें वह स्वयं बलि चढ़ती है। तो गरिमा जी का यह जो उपन्यास है, यह प्रतीति सेन, रहमाना खातून, सबीना, तितली सेन जैसी असंख्य महिलाओं के प्रेम, उस प्रेम के असफल हो जाने, यौन हिंसा के शिकार होने और उस हिंसा के बाद पुनः अपने जीवन में उतने ही नॉर्मलाइज तरीके से वापसी का उपन्यास है, जो बेहद प्रासंगिक है, जो सिर्फ मर्मस्पर्शी नहीं है, सिर्फ हमको सोचने पर विवश नहीं करता है, बल्कि अपने आप में एक इतिहास भी रचता है कि युद्ध और प्रेम के बीच में स्त्रियां कहाँ हैं। फिलहाल वैभव जी यही, अगर मुझसे कोई हुआ तो मैं जरूर इसका जवाब दूंगी। धन्यवाद मैम। किताब के बारे में, उसकी कहानी के बारे में आपने बहुत
सधे हुए शब्दों में उसकी उसका कथानक, उसकी मुख्य जो फ़ोकस है उस पे बात किया, और उसके उसी बातचीत के बहाने से, उसी कहानी के बहाने से युद्ध, स्त्रियाँ, कोलैटरल डैमेज, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई। मैंने इस किताब को अभी पूरा नहीं पढ़ा है, मैंने उसका एक खंड पढ़ा है, और मैं अक्सर चाह रहा था कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जब ये बात तय हुई थी कि आप इस किताब पे बोलेंगे, तो मैंने ये देखा है कि होलोकॉस्ट जो है पूरा पश्चिमी जगत में, जो नाज़ी दौर है, जो द्वितीय विश्व युद्ध और उसके आसपास का समय, जो बहुत यहूदियों से लेकर के महिलाओं और पूरे यूरोप, और फिर पूरे यूरोप के बाद फिर पूरे भारत की और पूरी दुनिया के लिए बहुत कठिन समय रहा, क्योंकि यद्यपि कि हम डायरेक्टली उस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन क्योंकि अंग्रेज़ उस युद्ध में इन्वॉल्व थे, तो हमारी भी सेनाएं, हमारे भी लोग उस युद्ध में कहीं न कहीं शामिल होते हैं, और अंग्रेज़ों ने जो उस युद्ध का खर्चा जो है वो भारतीयों से ही वसूला, ये इतिहास में सभी जानते हैं। मेरा ये था कि जैसे जब सामान्य तौर पर जो है ना, इंडिया में जो द्वितीय विश्व युद्ध या होलोकॉस्ट या इस तरह का जो एक ऑर्गेनाइज्ड पूरा एक जो मास हिस्टीरिया की तरह जो इस तरह के जो हिंसाएं होती हैं, जिसमें बहुत भारी संख्या में जनसंख्या भाग लेती है, तो वहाँ पे ना इन सारी बातों पर तो चर्चा बहुत होती है कि जो हिंसा का तत्व है, जो उसमें जो ये है आपका पीड़ितों की बात है, लेकिन जैसे बहुत सारे ना ऐसे पक्ष होते हैं कि जैसे दुकानें जला दी गई, दुकानें लूट ली गई, ठेले उजाड़ दिए गए, बहुत सारे लोगों का रोजगार खत्म हो जाता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। इन सब पक्षों पे सामान्य तौर पर चर्चा नहीं मिलती है। मैंने जो भी इस तरह के उपन्यास पढ़े ना, ये सारे पक्ष कहीं ना कहीं, वो जो स्त्रियां तो हैं कहीं ना कहीं, मजदूर भी समस्या के पास हैं, लेकिन जैसे उनकी समस्या है ना, घूम फिर के यौनिकता के आसपास है कि महिलाओं के साथ जो है, जो सबसे बड़ा ये है वो कष्ट है, वो रेप है, सेक्सुअल अब्यूज़ है। लेकिन उसके अलावा इस देश की एक बड़ी आबादी है महिलाओं की, जो अपने रोजगार से परिवार को सपोर्ट करती है, जैसे पुरुष करते हैं। सामान्य तौर पर स्त्रियों की बात करते समय ना, ये रोजगार वाला पक्ष हमेशा नदारद रहता है लोगों की कहानियों से, उपन्यासों से। तो आपको क्या लगता है, इसके पीछे के कारण क्या हैं? या मतलब ये मेरा जो एक जो मैंने जो इस चीज़ को देखा, महसूस किया है, वो कितने हद तक सही है? क्योंकि जाहिर तौर पर आप लोगों का जो पढ़ाई लिखाई का दायरा है वो ज़्यादा है, आप लोगों ने ज़्यादा कहानियाँ, उपन्यास पढ़े हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं, शौक भी अपनी जगह है और प्रोफेशन वाइज भी है। तो क्या मतलब ये मेरी धारणा कहाँ तक सही है, और अगर सही है तो इसके पीछे आप क्या कारण देखती हैं? मैं चाहूँगा कि इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें आप। आपकी धारणा बिल्कुल सही है बाबू जी, और इसके दो जवाब हो सकते हैं। पहला जवाब ये कि अगर इस उपन्यास के संदर्भ में बात की जाए, तो यह जी। उपन्यास अपने आप में ऑस्विट्ज या होलोकॉस्ट की कहानी उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से शांति और प्रेम की कहानी और महिलाओं के अंदर चल रहे एक अलग किस्म के होलोकॉस्ट की कहानी है। चाहे वह भारत हो, चाहे यूरोप हो, चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो, महिलाओं के अंदर एक होलोकॉस्ट हमेशा चलता है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से महिलाएं हमेशा आजीवन लॉकडाउन के शिकार होती हैं। लॉकडाउन तो हमने एक 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने के लिए झेला ना, जिसकी वजह से पूरा देश जो था वो भयाक्रांत हो गया कि हम लॉकडाउन में हैं। लेकिन उन महिलाओं का क्या, जो जीवन भर लॉकडाउन में ही होती हैं, जो बिना पर्पस घर के बाहर नहीं निकलती हैं, तो वो लॉकडाउन को अपने जीवन में आत्मसात कर चुकी होती हैं। तो यह जो होलोकॉस्ट है, स्त्रियों के अंदर घुटने की और खुद अंदर अंदर जलते रहने की और अपने आप को यातना देने की, एक यातना जो समाज उन्हें देता है और एक यातना जो स्त्रियां स्वयं को देती हैं, वह होलोकॉस्ट से कम नहीं होता है। और यह स्त्री ही महसूस कर सकती है। पुरुष के लिए उसके साथ वो सिंपैथाइजर तो उसका हो सकता है, एम्पैथी के लेवल पे उस पर बात भी कर सकता है,
लेकिन जो एहसास का स्तर है वो निश्चित तौर पे स्त्री लेखन और स्त्रियों के अंदर ही होता है जी। तो इस उपन्यास के तौर पे तो के रूप में तो विशेष तौर पे ये बात मैं कहूँगी कि हाँ, ये बात सही है कि बाकी जो युद्ध के कारण परिस्थिति जो पैदा होती है और उसके कारण जो अर्थतंत्र प्रभावित होता है, उसके कारण जो पूरे रोजगार के अवसर छिनते हैं, महिलाएं जो आजीविका का साधन कमा रही होती हैं, वह सब कुछ प्रभावित होता है। वह इस रूप में इस उपन्यास में आपको नहीं दिखता है। लेकिन इन जनरल जब हम वुमेन एंड मिलिट्राइजेशन की बात करते हैं, अनुराधा चनॉय की एक किताब है वुमेन एंड मिलिट्राइजेशन, जेएनयू में प्रोफेसर है वो, उसको आपको पढ़ना चाहिए। उस उपन्यास उस पूरे किताब में वो इन सारे पक्षों को रखती है। तो जो सैद्धांतिक पुस्तकें हैं उस पर तो बात होती है, उन किताबों में जरूर बात होती है कि महिलाओं के आजीविका के साधन कैसे छीने, और होलोकास्ट हम कहते किसको हैं बाबूजी। मतलब एक जो टर्मिनोलॉजी में हम इस्तेमाल करने लगे, या एक जिसका ऐतिहासिक संदर्भ है, और दूसरा जो हर दिन हम सब झेल रहे हैं जिस होलोकास्ट को, किसी भी पट्टी पर, किसी रेहड़ी पट्टी पर, किसी ठेले पर नाम बताया जाना क्यों जरूरी है? एक खास कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए, एक खास कम्युनिटी के अर्थतंत्र को पूरी तरह तोड़ कर रख देने के लिए, और एक खास कम्युनिटी को यह एहसास दिलाने के लिए कि आप हमसे अलग हैं, आप हमसे भिन्न हैं और आप हमसे दोयम हैं। हाँ, इसके लिए सबसे पहले आप दो ही चीजों पर हमला करते हैं, उसके अर्थव्यवस्था पर और उसके स्त्रियों की यौनिकता पर। तो युद्ध की स्थिति हो, दंगे की स्थिति हो, सांप्रदायिक तनाव की स्थिति हो, किसी भी स्थिति में ये दो चीजें तो प्रभावित होती हैं। हाँ, जिस रूप में जितना लेखन किया जाना चाहिए, पुरुषों के संदर्भ में जब भी आप बात करेंगे हिंसक स्थितियों में, आप उसकी आजीविका पर बात करेंगे, उसके राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर बात करेंगे, या पुरुष और कितने स्तरों पर इसको झेलता है उस पर बात करेंगे। महिलाओं के संदर्भ में यह बात निश्चित तौर पर उनकी यौनिकता पर केंद्रित हो जाती है बाबू जी। लेकिन इस बात को हमको समझना होगा कि महिलाओं की यौनिकता जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है, जिसका अर्थ उसकी आर्थिकी के साथ भी बहुत गहरा रिश्ता है ना। महिलाओं की यौनिकता अलग से उसको नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि उस पूरे अर्थतंत्र के रूप में भी, और एक समुदाय की पहचान को जब आप खंडित कर रहे होते हैं तो आप किन महत्वपूर्ण चीजों को चुनते हैं? आप उसके अर्थ को चुनते हैं, उसकी स्त्रियों की यौनिकता को चुनते हैं, उसके पूरे प्रतिष्ठा को चुनते हैं, और आप उसको बिल्कुल नस्तो नाबूद कर देते हैं। तो सिर्फ मसला इतना सीमित नहीं है कि हम सिर्फ यौनिकता पर बात कर रहे हैं। यौनिकता पे अगर गंभीरतापूर्वक बात हो रही है, और मेरे और आपके जैसे पाठक ये समझते हैं कि देखिए अर्थतंत्र जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप उसको मोरली कितना डिमोरलाइज कर देते हैं। अगर एक महिला रेप विक्टिम है तो वो सिर्फ नॉर्मल विक्टिम नहीं है, वो किसी नॉर्मल एक्सीडेंट का शिकार नहीं है, बल्कि एक सोशल डेथ का शिकार है। एक पूरी सामाजिक प्रक्रिया काम करती है जिसमें उस लड़की को पूरी तरह से मार दिया जाता है, वो अपने नॉर्मल लाइफ में कभी भी वापसी नहीं कर पाती। अच्छा, ये यही है? तो यह जो प्रश्नवाचक दृष्टि है उसका शिकार स्त्री जीवन भर होती है। तो अगर जब वो इससे ऊपर उठेगी तब तो उसके अर्थतंत्र पे आप बात करेंगे ना। एक पुरुष हिंसा का शिकार हुआ तो उसने एक देश से जाकर दूसरे देश में अपनी रेहड़ी पट्टी डाल ली, एक स्टेट से निकलकर दूसरे स्टेट में जाके अपनी रेहड़ी पट्टी डाल ली, मजदूर के रूप में तब्दील हो गया, उसने जीवन फिर से शुरू किया। लेकिन क्या महिलाओं के लिए यह सफर इतना आसान होता है? अगर होता तो द्रौपदी देवी वापस कलकत्ता चली जाती, बेशक वो विराजित सेन के घर न जाती, लेकिन उस शहर में जरूर चली जाती, और जाती तो कुछ न कुछ कमा ही लेती और खा ही लेती। लेकिन उन्होंने ये चुना क्योंकि चुनना उनकी बाध्यता थी। विराजित सिंह ने उन्हें कहा कि हम आपका खर्च तो उठा लेंगे, आपको प्रति माह आपको पैसे भी भेजे जाएंगे, लेकिन उस शहर में और उस घर में आपकी वापसी संभव नहीं है, क्योंकि धर्म बदलकर और इस तरह की हिंसा का शिकार होकर आपको घर में वापस नहीं लिया जा सकता। देवता के पैरों पर जो फूल गिर गए हैं, जो कुम्हला गए हैं, वो वापस उनके मस्तिष्क पर चढ़ाए नहीं जा सकते। तो यह जो भाव है, यह भाव सिर्फ इस उपन्यास की नायिकाओं के और स्त्रियों के प्रति नहीं है, ये तो समाज का एक सामाजिक और बहुत सामान्य बोध है ना कि यौन हिंसा की शिकार महिलाओं की सामाजिक वापसी इतनी सहज नहीं है। तो यौनिकता पर बात तो करनी पड़ेगी, और उस त्रासदी को महिलाओं की दृष्टि से बहुत ही विभत्स तरीके से जो शिकार हुए उनको देखना पड़ेगा, जिसकी कोशिश जो अभी हाल के उपन्यास आ रहे हैं वो कर रहे हैं। अभी कांधे पर घर की चर्चा की हुई थी पिछली बार सृजन संवाद की होस्टिंग में, और उसकी जो नायिका है प्रज्ञा जी ने उस नायिका को जिस रूप में प्रस्तुत किया है, उसमें तो एक खास कम्युनिटी है ना, एक पुअर कम्युनिटी है जो कि लगातार एक नफरत का शिकार है, एक शहरवासियों के नफरत का शिकार है, और उसमें वो लोग किस तरह के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के साथ जूझ रहे हैं। एक स्कूल वो नहीं खोल पा रहे हैं, एक छोटा सा अपना कमरा नहीं ले पा रहे हैं,
हाँ, तो शहर के लोग गाँव के लोगों के प्रति कितना नफ़रत रखते हैं, हिंदू मुसलमानों के प्रति कितना नफ़रत रखते हैं। तो यह जो सामुदायिक दुराग्रह है या जो पूर्वाग्रह है, जब तक हमारे समाज में बना रहेगा, तब तक गरिमा श्रीवास्तव का उपन्यास हो या प्रज्ञा जी का उपन्यास हो, इस तरह के सवाल बहुत ही प्रासंगिकता के साथ बने रहेंगे, जिस पर हमको बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल। बहुत सारी शंकाओं का समाधान होता है बातचीत से। प्रश्न आते रहना चाहिए साथियों, क्योंकि प्रश्न आएंगे तभी बातचीत आगे बढ़ती है और सार्थक बातचीत निकल के आती है। इस बीच में मैं आप सबसे बताना चाहूँगा कि ऋचा द्विवेदी जी हम लोग के साथ जुड़ी हुई हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। महक सिंह जी जुटे हुए हैं, नमस्कार मैम। शशि भूषण बोडोनी साहब हैं, स्वागत आप सभी को। और मैडम विजय शर्मा को सादर प्रणाम। अरविंद तिवारी जी हैं, नमस्कार कह रहे हैं। अमृता बेड़ा मैम हैं, रविशंकर बलदोजा ड्रामा के लेखक हैं। अच्छा, मेरी बातचीत से उस समय स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। विजय जी नमस्कार। आउशविट्स बेहतरीन उपन्यास है। देवनंदन शर्मा आनंद नमस्कार कह रहे हैं। रूपा झा जी जुटी हुई हैं, नमस्कार कह रही हैं। आनंद भारती जी हैं, उनका कहना है कि आउशविट्स को पढ़ते हुए बार बार दवित हुआ, लगातार नहीं पढ़ पाया, दर्द उभर आता था। गरिमा श्रीवास्तव जी भी हम लोग के साथ जुटी हुई हैं, नमस्कार कह रही हैं। सुशांत चट्टोपाध्याय जी हैं, सभी को मेरा नमस्कार। आभार अमृता जी आमंत्रित करने के लिए। देविका साजी जी का कहना है दिस सेशन इज़ वेरी एनलाइटनिंग। अमृता बेरा जी कह रही हैं कि अच्छा लगा सुशांत जी आप जुड़े। गरिमा जी नमस्कार। अर्चना अनुपम जी जुटी हुई हैं, नमस्कार कह रही हैं। आशुतोष कुमार झा जी जुटे हुए हैं। अमृता बेड़ा जी की एक और टिप्पणी है कि बहुत सुंदर ढंग से विस्तार से उपन्यास के बारे में सुप्रिया जी ने बताया। और महक जी का कहना है कि बहुत अच्छा लगा मैम सुन के, एक कहानी के फॉर्म में। जी बिल्कुल। श्रवण कुमार जी जुटे हुए हैं, बहुत अच्छा लगा मैम। गरिमा श्रीवास्तव जी ने मेरी शंका के बारे में सुन करके कहा कि रहमाना खातून के रोजगार के बारे में आउशविट्स में कहा गया है। डॉक्टर रहमाना खातून मछलियां पालती हैं, साड़ी का व्यापार करती हैं, नोटबंदी के शिकार कारीगरों के पक्ष में खड़ी होती हैं। सुरभि विप्लवी जी जुटे हुए हैं। विवेक मिश्रा जी जुटे हुए हैं। फिर गरिमा जी कहती हैं सुप्रिया जी इसमें रोजगार के बारे में तफसील से कहा गया है, कृपया उपन्यास देखें, इसमें अर्थतंत्र को अपने पक्ष में करने की बात कही गई है। क्षमा त्रिपाठी हैं, बिल्कुल सही। बेबा जी बिल्कुल सही कह रही है बाबा जी। उसमें रहमाना खातून के अर्थतंत्र की बात बिल्कुल की गई है, वो मुझसे छूट गई, उसको मैं जिक्र भी कर दूंगी कि रहमाना खातून अंततः जो उनके हिस्से आता है वह मौलवी जी जो है एकदम बुजुर्ग हैं और अंतिम में उन्हें एक छोटी सी पोखर देते हैं वो, और उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी पोखर और एक छोटा सा घर है, जिस पर दावा करने मौलवी जी के दूसरे बच्चे आ जाते हैं, लेकिन वो कहती हैं कि नहीं, यही मेरे अर्थ का हिस्सा है, मेरे जीवन का आधार है, मैं इससे किराया चुकाती रहूंगी आप लोगों को। और रहमाना उसमें मछली पालती हैं और मछली पाल के, और उनके पास होम्योपैथिक का एक ज्ञान है, तो एक छोटी सी डिस्पेंसरी चलाती हैं वो अपने आसपास के लोगों के लिए और उनको दवाएं देती हैं, और उसके बल पर जो पैसे मिलते हैं उससे वो प्रकृति से इनका पालन पोषण करती हैं। तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं गरिमा जी, मुझसे ये पॉइंट मिस हो गया था, तो थैंक यू गरिमा जी उसको ध्यान दिलाने के लिए। और वो सर्वाइव करती हैं अपने तरीके से, वो अपनी संचित ज्ञान परंपरा और मछली पालन से सर्वाइव करती हैं, और वो उतना पैसा उनके बच्चों को वापस देती भी हैं प्रत्येक माह जब तक कि वो जीवित रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया मैम। अब बात करते हैं उस दूसरे उपन्यास की जो इस पे आज चर्चा होनी है। और आज इस उपन्यास के पाठक और इस उपन्यास के अनुवादक दोनों सृजन संवाद के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। अमृता बेड़ा मैम जिन्होंने दोजखनामा का अनुवाद किया है, वो फेसबुक लाइव में जुड़ी हुई हैं, हम लोगों को देख रही हैं, सुन रही हैं। और विजय शर्मा मैम आज पाठक की भूमिका में हैं, इन्होंने इस उपन्यास को डूबकर पढ़ा है। उपन्यास की बात करूं अगर, तो दोजखनामा उपन्यास के बारे में जब पहली बार जाना था तो उसमें उस उपन्यास में यही है कि मंटो और गालिब मिल रहे हैं और ये उनके संवाद हैं। अंग्रेजी टाइटल उसका है दोजखनामा और समथिंग कन्वर्सेशंस इन हेल।
और हिंदी में आती है तो दोजखनामा हो जाती है। तो ये किताब जो है, इस किताब को लिखते समय, मैं पढ़ते समय मुझे बस ये चीज़ लगी जो मैंने महसूस की कि ये वाक़ई में बहुत दुरूह काम होगा। क्योंकि गालिब क्या संवाद करेंगे, मंटो क्या संवाद करेंगे, ये जानने के लिए जो लेखक हैं, उन्हें गालिब और मंटो दोनों पे समान रूप से जब तक अध्ययन नहीं होगा, तब तक ये उपन्यास अपना वो तेवर नहीं पकड़ पाएगा जिस तेवर के लिए या जिस उद्देश्य से इस उपन्यास को लिखा गया रहा होगा। और ये उपन्यास कितना सफल है, इसने अपने तेवर किस तरह से पकड़े हैं, इस उपन्यास में क्या खासियत है, इस उपन्यास की कहानी क्या है, ये सारी बातें मैं नहीं बताऊंगा, विजय शर्मा मैम बताएंगी। मंच आपको विजय शर्मा मैम, दोजखनामा पे बातचीत करते हैं। सबको नमस्ते। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं सृजन संवाद के मंच पर वक्ता बनने से बचती हूँ, क्योंकि मैं दूसरे मंचों पर बोलती रहती हूँ। मुझे लगता है यहाँ पर मुझे नहीं बोलना चाहिए, अक्सर स्वागत या धन्यवाद कहकर निकल लेती हूँ। लेकिन आज आपात स्थिति थी, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। आपने कहा कि दोजखनामा की अनुवादक हमारे साथ हैं। मैं एक बात और जोड़ चाहूंगी, ऑस्विस की लेखिका भी हमारे साथ हैं। मैंने पहले उनसे बात की थी। आज हम लोगों ने इसलिए उन्हें इनवाइट नहीं किया कि पता नहीं वो आना पसंद करती या नहीं, क्योंकि मुझे पहले लगा था कि शायद वो आने के लिए बहुत उत्सुक नहीं है। हालांकि हम लोग उन्हें सृजन संवाद के मंच में बुलाने के लिए बहुत बहुत उत्सुक हैं। उनके उपन्यास को भी मैंने पढ़ा है, उनके अन्य काम को भी मैंने पढ़ा है, एक बार उनसे मिलने का मौका भी मिला है। उनके काम को देखते हुए और खास तौर से इस उपन्यास को पढ़ते हुए मैं बहुत विचलित हुई। इसके दो कारण थे। एक तो ये उपन्यास अपने आप में ही इस विषय पर केंद्रित है जो किसी भी संवेदनशील को विचलित करने के लिए काफी है। दूसरी बात यह थी कि इसी विषय के आसपास बुनी हुई मेरी एक पुस्तक है जो वाणी प्रकाशन से आई है, यातना शिविरों की त्रासद गाथा। उसमें भी हिटलर कालीन जो भी अत्याचार हुए या जो भी आंदोलन हुए या जो भी विद्रोह हुए, जो भी क्रांति हुई, लोगों पर क्या गुजरा, इन पर आधारित ढेर सारी फिल्मों की बात मैंने की है। हालांकि वहां स्त्रियों की बात आती है, लेकिन जैसा इस उपन्यास में है मात्र स्त्रियों की बात वहां नहीं है। खैर, अभी डॉक्टर सुप्रिया पाठक ने बहुत ही विस्तार से स्कॉलरली ढंग से इस पुस्तक पर अपनी बात रखी, लेकिन मैं इसके अलग ढंग से अपनी बात कहूंगी। मैं स्कॉलरली ढंग से बात नहीं कह रही हूं। हालांकि मन था इस पर मैं दोबारा इस अपनी दोजखनामा जिस पर मैं बात करने जा रही हूं उसको मैं फिर से पढ़ूं, क्योंकि मैंने अभी इसे एक ही बार पढ़ा है। कुछ समय पहले तक मैं बहुत मोटी मोटी किताबें लेती थी और बहुत तेजी से पढ़ जाती थी, लेकिन स्वास्थ्य के कारणों से पढ़ने की गति बहुत धीमी हो गई है और लिखने की गति और भी धीमी हो गई है। और किसी भी पुस्तक पर स्कॉलरली ढंग से बात करने के लिए आपको कम से कम 2 रीडिंग उसकी लगानी होती है, जो मैंने अभी नहीं किया है, शायद कभी करूं। तो ऐसा है कि मैं जो भी कहूंगी वो
जस्ट एक पाठक के दृष्टि से होगा, डॉक्टर पाठक की तरीके से वो इसलिए वक्तव्य नहीं होगा। हमारे साथ अनुवादक जुड़ी हुई हैं अमृता बेरा जी। आप में से अधिकांश लोग उनसे परिचित होंगे। यदि आप हंस पढ़ते रहे हैं तो अवश्य परिचित होंगे, क्योंकि कुछ समय पहले तक उनका एक नियमित कॉलम हंस में आया करता था। वो होता था तस्लीमा नसरीन के अनुवाद, उनके लेखों के अनुवाद प्रत्येक अंक में आया करता था, जिसे मैं काफी समय से पढ़ रही थी। उनसे मेरी मुलाकात एक ही बार हुई है, लेकिन वो सृजन संवाद के मंच पर आ चुकी हैं, एक अनुवादक के ही रूप में आई हैं। हालांकि वो इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला 3 भाषाओं में लिखती हैं और तीनों भाषाओं में मूल काम भी करती हैं, मौलिक काम भी करती हैं। बहुत अच्छी कवयित्री हैं और प्रकाशित भी हैं। साथ ही साथ वो पुरस्कृत भी हैं। उन्हें हाल ही में 2012 डॉक्टर अंजना सहजवाला सम्मान उन्हें अनुवाद के लिए ही दिया गया है। जिस लेखक की बात मैं करने जा रही हूँ वो लेखक भी पुरस्कृत है और उन्हें मौलिक काम में तो प्रशंसा मिली ही है, लेकिन उनका अनुवादित काम भी बहुत दूर दूर तक पहुंचा और उसकी भी खूब प्रशंसा हुई है। उन्होंने ये दोजखनामा मंटो और गालिब के ऊपर तो लिखा ही है। उनकी एक और किताब, उनका एक और उपन्यास जलालुद्दीन रूमी पर है, जो अभी हिंदी में नहीं आया है। मैं समझती हूँ अमृता बेरा उसका भी अनुवाद बहुत जल्द करेंगी। तो ऐसा है कि हम हिंदी बांग्ला भाषा को या उसके साहित्य को अनुवाद के द्वारा ही जानते हैं। मेरा भी शुरुआती दौर में जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो ढेरों बांग्ला साहित्य मैंने अनुवाद के माध्यम से ही पढ़ा। उस समय तक मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती थी, लेकिन जब एक बार मैंने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया, आज मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं बता पाऊं वो अनुवाद किस स्तर के थे, क्योंकि उस समय बहुत पहले की बात है, मैं इस योग्य नहीं थी कि मैं तुलना कर सकूं कि अनुवाद कैसा हो रहा है। हिंदी पर भी मेरी उतनी अच्छी साहित्यिक पकड़ नहीं थी कि मैं बता सकूं कि अनुवाद है। लेकिन इस बीच जब मैंने इंग्लिश सीख ली, इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर दिया, इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर दिया और तब बहुत सारी इंग्लिश किताबों के हिंदी अनुवाद देखे, तो मुझे अधिकांश के द्वारा बहुत निराशा हुई। तो मैंने तय कर लिया कि मैं अनुवाद ना पढ़ के, अगर मूल उपलब्ध है इंग्लिश में, और इंग्लिश का मतलब है विश्व साहित्य इंग्लिश में उपलब्ध है, तो मैं मूल ही पढ़ने का प्रयास करूंगी या इंग्लिश अनुवाद ही पढ़ूंगी। और मैंने करीब करीब हिंदी अनुवाद पढ़ना बंद कर दिया। यहाँ एक और बात कहना चाहूंगी कि जब आप बांग्ला से हिंदी में अनुवाद करते हैं, खास तौर से जब मैंने अनुवाद पढ़े थे बांग्ला साहित्य के, तो उसमें 2 बातें थी। अनुवादक बहुत ज्यादा गंभीर होते थे। अनुवाद करने के बाद उसे प्रकाशित करना भी आसान नहीं होता था। वो बहुत ज्यादा समर्पित होते थे और उस समय अधिकांश लोग एक से अधिक भाषाएं जानते थे, भारतीय भाषाएं भी, उत्तर भारत की खास तौर से, और इंग्लिश को भी वो जानते थे। तो आज मैं अगर उलट के देखूं और तुलना करूं तो शायद पाऊं कि वो अनुवाद बेहतर थे। लेकिन आज चूंकि मैं खुद भी बहुत अनुवाद करती हूँ, आज जब मैं हिंदी के अनुवाद देखती हूँ तो बहुत बहुत कम अनुवाद मुझे अच्छे लगते हैं।
क्योंकि मैंने देखा है कई लोग अनुवाद तो बहुत करते हैं, लेकिन उसका स्तर नहीं होता है, उसमें गंभीरता नहीं होती है। अनुवाद में जिस समर्पण, जिस गंभीरता और जिस कहना चाहिए ईमानदारी की जरूरत होती है, कई बार वो भी हमें हिंदी के अनुवादों में देखने को नहीं मिलते हैं। मैं एक बार फिर कहूंगी, मैं सबके लिए यह बात नहीं कह रही हूँ, सारे अनुवादक ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन हिंदी में अनुवाद की स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है। इसके जिम्मेदार संपादक हैं, प्रकाशक हैं और सबसे बड़ा अनुवादक स्वयं है। तो जब मैंने अमृता बेरा जी का अनुवाद पढ़ना शुरू किया, जो कि रवि शंकर बल द्वारा बांग्ला में लिखा गया है और जिसके विषय में सुनील गंगोपाध्याय जी का कहना है साल 2010 का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास। जाहिर सी बात है, जब सुनील गंगोपाध्याय कुछ कह रहे हैं तो उसका विशिष्ट अर्थ निकलता है। रविशंकर बल को जब मैं पढ़ रही थी तो 3 कारण से मुझे ये उपन्यास पसंद आया। दोजखनामा उपन्यास हार्पर कॉलिंस से उसका अनुवाद प्रकाशित है। मुझे मालूम भी नहीं था कि हार्पर कॉलिंस हिंदी में काम कर रहा है। उनकी एक शाखा है हार्पर हिंदी, तो उसी के द्वारा यह प्रकाशित है। तो ये उपन्यास मुझे कई कारणों से अच्छा लगा। सबसे बड़ा कारण ये था कि मैंने गालिब को हाल ही में 3 या 4 साल पहले खास तौर पर पढ़ा था। जब मैं पुस्तक मेले में गई पिछली बार, ठीक कोविड से पहले, तो विनोद भारद्वाज जी ने मुझे ये पुस्तक भेंट की, गली कासिम जान, जिंदगी नामा मिर्जा गालिब। और इसे हाल में ही मैंने पढ़ा था, तो बहुत सारी बातें ताजा थी। दूसरी बात, गालिब तो हमारे कहिए कि बचपन से हमारे साथ जुड़ा रहता है, खास करके अगर आप यूपी में रहे हों। जमशेदपुर में तो मैं उतना नहीं कह पाऊंगी, लेकिन अगर आप यूपी में हैं तो गालिब आपको कदम कदम पर मिलते हैं। तो गालिब को पढ़ा, उनकी जीवनी को पढ़ा। एक समय मुझे खुद भी बहुत सारे शेर याद थे, हालांकि अब एक भी नहीं याद है कहूंगी। तो गालिब को पढ़ने के चलते उनसे अपनापन, उनसे परिचय जैसा था। दूसरा कारण अच्छा लगने का ये भी रहा कि मंटो को हिंदी वाले अपना ही लेखक मानते हैं और मंटो पर मैंने भी काफी काम किया। और उस काम के दौरान मैंने मंटो की कहानियां पढ़ी। आज भी उनकी कहानियां मौका मिलते ही जरूर सुनती हूँ, पढ़ती। अब तो ऑडियो भी उपलब्ध है। और आर्टिकल की तैयारी के समय मैंने उन पर बनी फिल्में देखी, उन पर बने सीरियल देखे, वो पाकिस्तान के फिल्में हों, सीरियल हों या भारत के हों, मैंने उनको देखा और लिखा। तो उनसे भी एक बहुत नजदीकी का परिचय जैसा बना हुआ था। तो इन्हीं दोनों की बात दोजखनामा में रविशंकर बल करते हैं। दूसरी बात जिसने मुझे आकर्षित किया वो है लेखक की कथन शैली। लेखक ने जिस तरीके से अपना कथन प्रस्तुत किया है, क्योंकि कहानियां तो शुरू से वही होती हैं, रिपीट की जाती हैं, लेकिन जो तरीका उन्होंने अपनाया है, जो शैली उन्होंने अपनाई है, जो लेखन का तरीका उन्होंने अपनाया है, वो बहुत ही अपीलिंग है, बहुत ही अनूठा है। वो 2 प्रमुख किरदार खड़े करते हैं। कहाँ गालिब
जिनकी मृत्यु 1869 में ही हो गई थी, ठीक भारतीय स्वाधीनता प्रथम संग्राम के 12 साल के बाद ही। वो एक किरदार हैं। और दूसरे हैं मंटो, सादत हसन मंटो। उनकी मृत्यु 1855 में हो गई थी। दोनों अपनी कब्र में लेटे हुए हैं। एक की कब्र लाहौर में है, एक की कब्र भारत में है, पाकिस्तान और भारत। एक बहुत अच्छी पंक्ति आती है कि कब्रें किसी सीमा से बंधी नहीं होती, जमीन के नीचे कोई सीमा नहीं होती है। तो समय का अंतराल भी है, देश का अंतर भी है, और दोनों लेखकों की शैली का भी अंतर है। और इसको इतने रोचक ढंग से उपन्यासकार ने गूथा है कि जब आप शुरू करते हैं तो छोड़ नहीं सकते। हालांकि मुझे बीच में छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैं अब एक लाइन से एक सांस में नहीं पढ़ पाती हूँ। एक जमाना था जब रात रात भर बैठ करके एक सांस में मैं किताब खत्म किया करती थी। तो ये एक कारण रहा कि मुझे कहन की शैली पसंद आई। दूसरी बात है कि इसी समय मैं रडियार्ड किपलिंग पढ़ रही हूँ, उन पर काम कर रही हूँ। उन्होंने एक बार कहा है कि किसी स्थान को जानना हो, किसी जगह को जानना हो, पहचानना हो, समझना हो, उनके शब्द अलग हैं, तो उसे सूंघना चाहिए। उपन्यासकार इस उपन्यास में हमें न केवल दिल्ली और लाहौर सूंघवाता है, वरन वो दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, बंबई और भी तमाम स्थानों की खुशबू देता है। बदबू भी कह सकते हैं, क्योंकि दोजखनामा है। तो पाठक इन स्थानों को उस काल के दौरान के संदर्भ में देखता है, और अगर उस काल को आज के परिप्रेक्ष्य में रख कर देखें तो बहुत अंतर हमें नहीं मिलता है। आज भी बहुत सारे लोगों का जीवन दोजख ही है, वो दोजख में ही जी रहे हैं। इस उपन्यास में चूंकि गालिब की बात आती है तो दास्तान गोई भर कर है, शुरू से अंत तक दास्तान दास्तान दास्तान। एक जमाना था जब दास्तान गोई न केवल हमारे यहाँ बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में बहुत ही प्रसिद्ध शैली थी कहानी कहने की। और दास्तान गोई को अभी हाल में भारत में फिर से रिवाइव किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग बहुत सुंदर ढंग से इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दास्तान गोई इस उपन्यास का एसेंस है, आप कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि बात बात पर दास्तानें सुनाई जाती हैं, कहानियां सुनाई जाती हैं, और बहुत रोचक ढंग से सुनाई जाती है, क्योंकि सुनाने वाले तो एक और गालिब है और दूसरी ओर मंटो है। मंटो जो स्वयं ही किस्सा गो के नाम से जाने जाते हैं। तो जब गालिब का समय है तो जाहिर सी बात है, गालिब स्वयं भी गजलकार हैं, शायरी करते हैं, दीवान लिखा है उन्होंने। तो बात बात में उपन्यास में गालिब के शेर तो हैं ही, मीर है और भी कई शायर हैं, अजा हैं, धर्म ईमान की बात होती है, बादशाहों की बात होती है, दरबार की बात होती है। इस उपन्यास में तंज भी है, तंज है पूरे सिस्टम पर, और तंज के साथ साथ सारी बातों में हास्य का पुट भी आपको मिलता है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं गालिब के जीवन को या मंटो के जीवन को, कहीं कहीं आपके चेहरे पर मुस्कान भी अवश्य आ जाती है।
लेकिन सबसे बड़ा चित्रण है गरीबी का, मुफलिसी का। दूसरी ओर शाही लोग हैं, धनी मानी लोग हैं, लेकिन अधिकांश बहुत बहुत है। और दोनों ही किरदार, मुख्य किरदार, खास करके गालिब तो बहुत ही भयंकर गरीबी में रहे हैं। सारे जीवन उन्हें संघर्ष करना पड़ा। दोनों को ही पागल का दर्जा दे रखा था समाज ने, और पागल की तरह ही उनको ट्रीट भी करते थे। दोनों कब्र में लेटे हुए हैं, और कहानी कैसे लेखक को सूझी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। लेखक पत्रकार के रूप में घूमता फिरता लखनऊ पहुंचता है, और वहां पर वो गया है कि वेश्याओं के विषय में कुछ जानकारी इकट्ठी करके उनसे मिल करके उनके ऊपर कुछ लिखेगा। उसे एक आदमी लखनऊ में बताता है कि अब वो वेश्याएं जो तहजीब सिखाती थी, जो संस्कृति की वाहक थी, वो आज आपको लखनऊ में नहीं मिलेंगी। घूमते घामते लेखक एक बहुत अंधेरी गली में पहुंचता है, और वहां पर वो एक व्यक्ति से मिलता है, जो व्यक्ति बहुत बूढ़ा है, बहुत कमजोर है, लेकिन उसमें लखनऊ की जो तहजीब है वो कूट कूट कर भरी हुई है। वो जब भी बैठता है दो जानू बैठता है, और जब भी किसी से बात करता है बहुत तमीज से बात करता है। उसे भी लोग पागल कहते हैं। और लेखक को इसी पे जब वो अंदर जाता है तो एक व्यक्ति आकर कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए, ये तो बिल्कुल पागल है। लेकिन उसी समय ये व्यक्ति अंदर से एक पोटली लिए हुए सीने से लगाए हुए आता है, और बहुत इसरार के साथ लेखक को देता है कि ये थाती मैं आपको सौंप रहा हूं, क्योंकि मेरे बाद इसका रखवाला कोई नहीं होगा, इसे हो सके तो प्रकाशित कर ले। तो लेखक देखता है ये तो उर्दू में है, उसे उर्दू आती नहीं है, लेकिन नष्ट ना हो जाए पांडुलिपि, क्योंकि ये मंटो की लिखी हुई पांडुलिपि है, वो उसे लेकर के कलकत्ते आ जाता है। कलकत्ते आने के बाद वो बहुत सोचता है कि मुझे बांग्ला नहीं आती, मैं क्या करूं। उसके लिए वो एक शिक्षिका का इंतजाम करता है अपने लिए, और पूरी कहानी इस तरह से आगे बढ़ती है कि वो जो टीचर थी वो भी एक बहुत गरीब मोहल्ले में ही रहती है। वो पढ़ करके उसको बांग्ला तर्जुमा करती जाएगी उर्दू का, और लेखक उसको लिखता जाएगा। तो पूरे उपन्यास में पूरी कहानी मंटो और गालिब की चलती है। दोनों वार्तालाप कर रहे हैं, दोनों किस्से सुना रहे हैं। किस्सों के द्वारा ही दोनों के जीवन को भी पाठक जानता है, और बीच बीच में उपन्यासकार भी टिप्पणियां देता, बहुत कम टिप्पणियां वो देता है। इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। कहानी में कलकत्ता है, कहानी में सारे किरदार जिसे मंटो ने खड़े किए हैं वो हैं, सारे वो लोग हैं जो मंटो के जीवन से जुड़े हुए थे, चाहे वो उनकी पत्नी सफिया हो, या उनके दोस्त श्याम हो, या जब वो बॉम्बे गए थे वहां के फिल्म जगत के लोग हों, अथवा इस्मत चुगताई जो उनकी आलोचक और प्रशंसक दोनों थी वो हो। दोनों को मिलकर मुकदमे में का सामना करना पड़ा। ये सारी बातें बहुत बहुत रोचक ढंग से पुस्तक में आती। दूसरी ओर गालिब के जीवन की जुड़ी हुई सारी बातें आती हैं, कैसे उन्हें शुरू से ही बहुत बहुत संघर्ष करना पड़ा। वो अपनी पत्नी को प्यार करते थे, पत्नी उनको बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन दोनों में कोई संबंध बन नहीं पाया।
मानसिक स्थिति इतनी भिन्न थी। उनकी पत्नी कट्टर धार्मिक महिला थी, दिन रात कुरान के संपर्क में रहती थी, और दूसरी ओर गालिब तो स्वयं को आधा मुसलमान मानते थे, क्योंकि वो सुअर नहीं खाते थे, लेकिन बाकी आधा अपने आप को मुसलमान मानते थे, बाकी अपने आप को नॉन मुसलमान मानते थे। तो और दोनों के जीवन में भी जो दुख है, जैसे गालिब ने तो अपने ढेरों बच्चे खोए, उनका कोई बच्चा जीवित नहीं रहा। मंटो ने भी अपना बेटा खोया, जिसे उन्होंने कहानी में पिरोया है। वो सारी बातें बहुत बहुत मार्मिकता के साथ, बहुत सुंदरता के साथ इस उपन्यास में आती है। एक और बात मैं कहना चाहूंगी, जो भी इसे पढ़ेगा उसके लिए, कि उपन्यास पढ़ते हुए आप बार बार भूल जाते हैं कि आप उपन्यास हिंदी में नहीं, बांग्ला में पढ़ रहे हैं, आप अनुवाद पढ़ रहे हैं। और ये मैं समझती हूँ अनुवाद की बहुत बड़ी विशेषता है। मैं अमृता बेरा जी को अनुवादक के रूप में इस उपन्यास को पढ़ने के बाद बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। उन्होंने इतने मोटे उपन्यास को, मोटे काम को कहूंगी क्योंकि काफी है, करीब 350 पन्ने हैं। 350 पन्नों का अनुवाद करना बहुत धैर्य, बहुत परिश्रम, बहुत लगन और बहुत समर्पण की मांग करता है। वो इस उपन्यास को पढ़ते हुए पाठक को अनायास ज्ञात होता है। तो उपन्यास पढ़ करके पढ़ते समय आप भूल जाते हैं कि आप मूल हिंदी का उपन्यास नहीं पढ़ रहे हैं। ये बांग्ला का उपन्यास है जिसे हिंदी में अनुवादित किया गया है। हालांकि जब बांग्ला से हिंदी में अनुवाद होता है तो एक थोड़ी सी सुविधा होती है कि आप उत्तर भारत में ही डोल रहे होते हैं, उत्तर भारत में ही घूम रहे होते हैं, तो काफी कुछ बातें आपकी जानी हुई होती हैं। लेकिन साहित्यिक अनुवाद के लिए जिस मर्म की, जिस शब्द चुनाव की आपको जानकारी होनी चाहिए, वो अत्यंत आवश्यक है। तभी आप उसी एरिया का होते हुए अनुवाद करने में सफल हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास लगन, समर्पण और परिश्रम का मादा नहीं है तो एक ही एरिया का होने पर भी अनुवाद में कहीं न कहीं झोल दिखाई देता है, जो कि इस उपन्यास में बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि ये जो उपन्यास है, इसका जो कवर है, बहुत सुंदर कवर है। आप देख सकते हैं, देखते ही आपको उपन्यास की थीम मिल जाती है। आप देख रहे हैं कि मंटो है और गालिब है, और बैकग्राउंड में भी उसी समय का दृश्य है, और दोनों के लिखने पढ़ने का जो तरीका है वो भी अलग है। तो कवर भी, कवर का रंग, कवर के चित्र, कवर की साज सज्जा बहुत ही खूबसूरत है। इसके लिए मैं हार्पर कॉलिंस को बधाई, उनकी जो आर्ट टीम है उसको बधाई देना चाहूंगी। एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगी। मैं ये देखकर भी चकित थी, जिस पर मैंने अमृता जी से बात भी की, कि मुझे नहीं मालूम था कि बंगाल में भी गालिब का ऐसा क्रेज है, मंटो का ऐसा क्रेज है। लोग इतनी गहराई से गालिब और मंटो को जानते हैं। खास करके गालिब को जानने के लिए तो आपको उर्दू और फारसी अवश्य आनी चाहिए।
और बंगाल क्योंकि अपनी भाषा प्रेम के लिए प्रसिद्ध है, तो मैं नहीं जानती थी कि वो बांग्ला के अलावा उर्दू और फारसी में भी इतनी गहन दखल रखते हैं। लेकिन बहुत ही पढ़ने पर कहीं नहीं लगता है कि लेखक को उर्दू या फारसी की जानकारी नहीं है। यहाँ पर एक छोटा सा सुझाव मैं अवश्य देना चाहूंगी। मैं नहीं जानती ये सुझाव मुझे रवि शंकर बल जी तक पहुंचा, अमृता पहुंचा, क्योंकि उन्होंने तो मात्र अनुवाद किया है। यहाँ उर्दू फारसी के शेर आए हैं, बहुत सटीक स्थानों पर आए हैं, बहुत संदर्भ को आगे बढ़ाने के काम आते हैं। लेकिन क्या बांग्ला या हिंदी का पाठक इतनी उर्दू और फारसी जानता है कि वो उनके अर्थ की तह तक पहुंच सके? क्योंकि कहीं भी उर्दू और फारसी के शेरों का तर्जुमा नहीं दिया गया है। अगर बांग्ला, और मैं नहीं जानती बांग्ला में है या नहीं, लेकिन अगर हिंदी में उसका अनुवाद होता, अर्थ होता, क्योंकि अनुवाद तो शायद उतना आसान नहीं होता क्योंकि शेर हैं, लेकिन अगर उनका अर्थ भी होता तो पाठक के लिए थोड़ा और रोचक हो जाता, थोड़ा और आसान हो जाता। लेकिन इस छोटी सी बात के अलावा मैं फिर कहना चाहूंगी कि इसे हिंदी अनुवाद को बांग्ला में तो जरूर ही पढ़ा गया होगा, खूब पढ़ा गया होगा, कि बांग्ला भाषी साहित्य प्रेमी होते हैं, अपने लेखकों को, अपने साहित्य को खूब सेलिब्रेट करते हैं, खूब उसे पढ़ते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। मैं हिंदी वालों से गुजारिश करना चाहूंगी, हिंदी पाठकों से, कि वो रवि शंकर बल द्वारा लिखित दोजखनामा, और मैं नहीं जानती हूँ बांग्ला में इसका टाइटल क्या है, अभी त्रिपाठी जी ने उसके इंग्लिश टाइटल का जिक्र किया, तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये इंग्लिश में भी आ चुका है। और हिंदी में जो दोजखनामा अमृता बेरा जी ने अनुवादित किया है, उसे मौका मिलते ही अवश्य पढ़ें और अपनी राय बनाएं कि जो बातें मैंने कही हैं वो उन्हें कहाँ तक उचित लगी। अगर ना उचित लगी हो तो मेरा यहाँ नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे बाद में भी संपर्क कर सकते हैं और हम लोग इस चर्चा को समाप्त नहीं करके जारी रखेंगे, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कोई भी वार्ता एक सेमिनार में, एक सेशन में समाप्त नहीं होती है, वहाँ तो उसकी शुरुआत होती है और बाद में वो विस्तारित होता है, उसे विस्तार मिलता है। मैंने इस उपन्यास को न केवल रोचकता के लिए, वरन मंटो और गालिब को पुनः जानने के लिए पढ़ा और काफी कुछ सीखा कि जीवन में भले ही बहुत बहुत मुसीबतें आए, लेकिन आदमी को वही काम करना चाहिए जो उसकी रुचि का है, जिसके लिए वो पैदा हुआ है, जो वो कर सकता है, जो कि मंटो और गालिब ने किया। वे लिख सकते थे, उन्होंने लिखा, अन्यथा बहुत सारे लोग गरीबी में दबकर समाप्त हो जाते हैं, लेकिन मंटो और गालिब गरीबी से सिर उठाकर आज भी खड़े हैं, आज भी सम्मानित हैं, आज भी लोग उन्हें याद करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं। किसी ने कहा था कि अपनी कमजोरियों पर काम कीजिए, मुझे लगता नहीं, अपनी मजबूती पर, आपकी जो विशेषता है, आपका गुण है, उसी को और मांझिए, उसी पर और काम कीजिए, कमजोरियां अपने आप दूर होती। इसी के साथ सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। थैंक यू। बहुत धन्यवाद मैम इस रोचक जानकारी के लिए। जैसा कि आपने बताया कि इस उपन्यास में मंटो के पात्र आते हैं, गालिब की रचनाएं आती हैं,
गालिब और मंटो का संवाद चल रहा है, एक दूसरी कहानी भी है जो लगातार पैरेलली चल रही है। तो कुल मिलाकर के मैं इस उपन्यास के बारे में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये मंटो और गालिब दोनों हालांकि दो समय में हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याएं जो हैं उनकी कहीं ना कहीं एक दूसरे को छूती हैं, मिलती हैं, वो समस्याएं लगातार उसी तरह से मौजूद हैं। तो क्या आपको ये उपन्यास, और ऐसे समय पर कि जब लेखक जो लिखते हैं तो कई बार क्या होता है कि दो अलग अलग लोगों को ले रहे हैं और उनके व्यूज़ के आधार पे ना ये बहुत डर बना रहता है कि वो कहीं ना कहीं बहुत कंक्लूसिव हो जाएंगे, कि वो ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें कि साहब गालिब तो ऐसे ही चाहते थे कि इन समस्याओं का निराकरण हो, या मंटो का यही था कि दिस इज़ द ओनली वे, या यही एक रास्ता है जो इसका यूज़ करके ये समस्याओं को हम लोग थोड़ा कम कर सकते हैं या घटा सकते हैं। बहुत मतलब वहाँ जैसे गालिब और मंटो के ओरिजिनल टेक्स्ट में ना रास्ता तलाशने की जो एक ये है चाह है, वहाँ से मामला आगे बढ़ जाता है और डिसिसिव हो जाते हैं कि नहीं, रास्ता तो यही है। तो इस उपन्यास में मूल रूप से जो पूरा संवाद है, वाद है, विवाद है, क्या आपको कहीं लगा कि ये उपन्यास किसी मोड़ पे आके डिसिसिव होने जैसे स्थिति में आया है? जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं स्कॉलरली ढंग से नहीं बोलूंगी, उसके लिए 2 या 3 बार पढ़ना होता है। मैंने एक ही रीडिंग दी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, कहीं भी कोई एक रास्ता नहीं सुझाया गया है, समस्याएं हल नहीं हुई हैं, क्योंकि समस्याएं इतनी विकट हैं, इतनी गहन है कि उनका जिस कह देना कि ये हल है और हल हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। बहुत व्यापक समस्याएं हैं दोनों के जीवन में। वो निजी जीवन से जुड़ी हैं, मानसिक समस्याएं हैं, शारीरिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, पुलिस तंत्र से जुड़ी समस्याएं हैं, राजतंत्र से जुड़ी समस्याएं हैं, न्यायालय से जुड़ी समस्याएं हैं। क्या उन सब समस्याओं का हल कोई उपन्यास दे सकते? नहीं लगता है कि कोई एक समस्या का हल यहाँ पर सुझाया गया, ये ऐसा मुझे लग रहा है। धन्यवाद मैम। और अमृता जी अगर हमारे साथ है तो वो इसका बेहतर उत्तर दे पाएंगे। मैं इस बीच में प्रयास करता हूँ कि अमृता मैम को भी हम लोग जोड़ें, और तब तक मैं कुछ टिप्पणियां पढ़ना चाहूँगा। जी। वेरी ब्यूटीफुली सेड विजय शर्मा मैम। देविका साजी जी की टिप्पणी है। नरेंद्र पुंडरीक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सही, अनुवाद मूल का आस्वाद देता है। फिर असंग घोष की टिप्पणी है, असंग घोष जी की टिप्पणी है कि हार्दिक बधाई। नरेंद्र पुंडरीक जी लिखते हैं अनुवाद के लिए बेरा जी को बधाई। भगवान दास मोरवाल जी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बेहतर संवाद चल रहा है। सुशांत चट्टोपाध्याय जी का कथन है कि दोजखनामा कन्वर्सेशंस इन हेल। क्षमा त्रिपाठी की है बहुत टिप्पणी की, बहुत विस्तार से इस उपन्यास को जानने को मिला मैम। बांग्ला में भी दोजखनामा नाम ही है, अमृता बेड़ा जी की टिप्पणी है। आपने अनुवाद, उर्दू में अनुवाद की बात कही है, तो भगवान दास मोरवाल साहब का कहना है कि उर्दू में मेरे एक मित्र हैं, वे कर सकते हैं, उन्होंने मेरे 3 उपन्यासों का उर्दू अनुवाद किया है। देविका साजी जी की टिप्पणी है वेरी थॉट प्रोवोकिंग विजय शर्मा मैम। और शशि भूषण बडोनी जी की टिप्पणी है कि अमृता बेरा जी को इस महत्वपूर्ण कृति के अनुवाद हेतु बधाई। विजय मैडम जी का इस कृति पर तथा अनुवाद के बारे में बात अच्छी लगी, सादर। ये टिप्पणियां आई इस बीच में, और अमृता बेड़ा मैम को भी हम लोगों ने जोड़ लिया है अपने साथ। उनका भी माइक और ये म्यूट है, तो अमृता मैम आप अपना माइक ओपन कर लें और कैमरा। स्वागत। कर लिया। नमस्कार। नमस्कार।
विजय जी, आपको आपको आपका नमस्कार, सृजन संवाद मंच का नमस्कार। और दोज़खनामा के बारे में जो चर्चा, इतनी सार्थक चर्चा की, उसका धन्यवाद, आभार। जी, आप आज का कुछ उपन्यास के बारे में जानना चाहते हैं? जी बिल्कुल। तो मैं उपन्यास के बारे में मैम ये पूछना चाहेंगे कि सामान्य तौर पर जैसे अनुवाद जो होता है, या तो भाव अनुवाद करते हैं या अर्थ का अनुवाद करते हैं, और उपन्यासों के अनुवाद में जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि अगर आप दोनों भाषाओं में आपकी आवाजाही है, तो हमेशा लगता है कि जैसे इस वर्जन में थोड़ा-सा ये ज़्यादा सरस है, इस वर्जन में थोड़ा-सा कहीं-कहीं कुछ-कुछ ग्लिचेस हैं, जिससे कि उपन्यास का जो मूल रस है, वो उस तरह से नहीं उभर रहा है। एक पाठक के रूप में कभी-कभी हम लोग को ये महसूस होता है पढ़ते समय, अगर हम लोगों ने अनुवाद पढ़ा और मूल कृति पढ़ ली तो उस केस में। एक अनुवादक के तौर पर इस तरह की समस्याएँ पढ़ते समय आती हैं, तो उससे कैसे निपटती हैं आप? फिर क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है कि अनुवाद को जो है वो ज़्यादा मतलब पाठक के लिए ज़्यादा पाठ्य बनाया जा सके और अनुवाद की आत्मा भी अक्षुण्ण रहे? तो ये आपसे जानना चाहेंगे हम लोग। पहली बार तो ये आज हम दोज़खनामा की चर्चा कर रहे हैं, और अनुवाद की विधि की एक्चुअली टेक्निकली नहीं हम बात कर रहे हैं कि हम मैं किस ढंग दोज़खनामा से के करते हैं। संदर्भ में ही तो मैं बात करना चाह रहा था। दोज़खनामा के संदर्भ में देखिए, उर्दू, हिंदी और बंगाली सिस्टरली लैंग्वेजेस है, तो उसमें हम जब अनुवाद करते हैं तो हो जाता है, लेकिन इसमें मुझे इसकी पृष्ठभूमि जो है वो मैं जो दो उर्दू भाषी शख्सियतें आपस में गुफ्तगू कर रही हैं, तो इसीलिए ये मेरे लिए एक चैलेंज तो था ही, लेकिन और इस चैलेंज को मुझे ये लगता है कि अगर जो हिंदी के अनुवादक हैं, जो प्योरली हिंदी का अनुवाद करते हैं, उनको शायद ज़्यादा दिक्कतें आती, लेकिन मेरे लिए इसको अनुवाद करने में एक सहूलियत हुई। मैं मंटो और गालिब का उनका जो उर्दू का पृष्ठभूमि और उसका लैंग्वेज उसको मेंटेन कर सकी, क्योंकि मैं खुद गज़ल गायकी में मेरा बहुत शौक रहा और मैं गज़लें गाया करती थी। तो इस वजह से जब मेरे पास ये उपन्यास आया, तो मैं आई वाज़ ऑलरेडी इनटू इट, क्योंकि गालिब भी गाया हुआ था, मंटो भी बहुत पढ़ा हुआ था, तो एक उर्दू का एक हैंग था। तो इसीलिए मुझे इसमें थोड़ी जो मुश्किलें आई वो ऐसी नहीं थी कि जो मैं कॉम्बैट ना कर पाऊँ, और वैसे मेरे बहुत उर्दू भाषी मित्र भी हैं, और मैंने उनसे भी बीच-बीच में सहायता ली, और इस तरह से। और जहाँ तक आप भावानुवाद की बात कर रहे हैं, देखिए भावानुवाद कविता में ज़्यादा एसेंशियल है उपन्यास के मुकाबले। उपन्यास के उसमें आपको ज़्यादातर स्टिक करके रहना पड़ता है जो राइटर लिख रहा है। उसमें भावानुवाद तो होता है, रस आप डाल सकते हैं, लेकिन भावानुवाद एक्चुअली कविताओं में ज़्यादा ज़रूरी इनपुट होता है। तो क्योंकि गालिब को मैंने पढ़ा भी हुआ था बहुत, और मंटो को भी, तो इसलिए इसको करने में मुझे अच्छा भी लगा। और दूसरी बात ये कि जब आप राइटर के लेखन की शैली को जान लेते हैं, उसके साइकी में आप चले जाते हैं कि वो ये इन सब ये जो बातें बयां कर रहा है, तो उसका फ्रेम ऑफ माइंड क्या है, उसकी वो किस तरीके की भाषा यूज कर रहा है, तो वो सब आप स्टडी वो भी आप ऑब्जर्व करते 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 तो आप उसको एक मकाम पे ला सकते हैं कि जिसको पाठक पढ़कर निराश ना हो और उन्हें लगे कि हाँ ये फ्लो में है, ये है। और जब इस दौरान जिस समय मैंने इसका अनुवाद किया, तो मैं पूरी तरह से गालिब और मंटो की दुनिया में थी। हाँ, मुझे जो इसमें वो आया कि मैं हर समय उसी में मुब्तला थी,
मुझे जब ये अनुवाद खत्म भी हुआ ना, तो मुझे उससे बाहर निकलने में बहुत वक्त लगा, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा उसमें गालिब और मंटो की दुनिया में थी। तो ये मेरा अनुभव इस अनुवाद का था, और ये अनुवाद तो बहुत ही अनूठा है। आपको इस वजह से भी नहीं कि गालिब और मंटो अपने अपने कब्र से अपना अपना समय जी रहे हैं, जो कि एक सदी के फासले पर है। और गालिब गालिब ने मुगलों का जाना, ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का आना, और उधर गालिब ने मंटो ने पार्टीशन का सब कुछ जो दंश झेला। तो वो 100 साल का फर्क है दोनों में, और तो वो दोनों आपस में अपनी अपने खबर से वो सारी दास्तान गोई के जरिए और तमाम किस्सों कहानियों के जरिए उसको पेश कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं। तो इट्स वेरी वेरी एनग्रॉसिंग नॉवेल। तो और जहाँ तक विजय जी एक बात और कह रही थी कि बांग्ला में उर्दू फारसी जो शेरों की बात कह रही थी कि हर चैप्टर के शुरू में एक फारसी का शेर है। तो बांग्ला में इन सब का तर्जुमा अनुवाद बांग्ला में बहुत पहले से हो चुका है और होता रहता है। और ये जो मुझे इसमें बहुत सारे मीर के शेर हैं, इसमें बहुत सारे फारसी के शेर हैं, जो मैं नहीं जानती थी, वो रविशंकर बल जी ने मुझे 2 किताबें ही दी थी जो कि बांग्ला में थी, जिसमें वो सारे शेर थे और उसका वो था शेर का जिस था, उसका अनुवाद था। तो बांग्ला में वो किताबें वो बहुत पहले ही आ चुकी थी। तो और गालिब और मंटो बांग्ला में बहुत पहले से ही पढ़े जा चुके हैं, अनुदित हैं। और हमारे साथ यह सुशांत चट्टोपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। वो गजल गो हैं, बेहतरीन गजलें लिखते हैं, तो वो भी उर्दू के बहुत माहिर हैं। तो अगर आपको किसी भाषा के प्रति लगाव है और अगर वो भाषा आपको खींचती है अपनी तरफ, आप उसमें एक्सेल करते ही हैं। आप उन चीजों को ग्रहण कर लेते हैं और आप बहुत अच्छा कुछ कर भी सकते हैं। गालिब या मंटो कभी सपने में आए मैं? मुझे और कुछ कहना है इसके बारे में तो बताएं। मैं पूछ रहा था गालिब और मंटो कभी सपने में मैं आए? तो कह रही, मैं जब उस उपन्यास को कर रही थी, मैं उन्हीं की दुनिया में थी, मुझे अपने आसपास की दुनिया का ज्यादा पता नहीं था। और अब वो तो अब मेरे साथ ही है, मेरे गायन के उसमें गालिब हैं। मंटो को तो यहाँ अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी, उर्दू में ही पढ़ना जानती हूँ, पर तीनों भाषाओं में खूब पढ़ा हुआ। और इसमें मजे की बात यह है कि जब गालिब अपना समय जी रहे हैं, तो जो राइटर की यहाँ पर एक्सेलेंस है कि वो सिर्फ गालिब के किस्से जो हैं वही नहीं बोल रहे हैं, वो सब किस्से आप भी जानते हैं। इंटरेस्टिंग कहाँ पर है? इंटरेस्टिंग यहाँ पर है जब वो गालिब को रूमी से जोड़ देते हैं। वो कलकत्ता गए हैं तो वहाँ के जो बांग्ला के क्लासिकल सिंगर हैं, उनके किरदार के साथ जोड़ दे रहे हैं। हाँ, तो कबीर के साथ जोड़ दे रहे हैं, जो कि वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो एक्चुअली में नहीं हुआ था कभी। और जब हम इस उपन्यास के बारे में कहते हैं, तो जब हम बोलते हैं गालिब और मंटो आपस में अपना समय जी रहे हैं, सिर्फ आपस में अपनी बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग ढंग से दूसरे किरदारों के साथ भी जोड़ा गया है कि जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उनके समय में। तो ये सब बातें और भी इंटरेस्टिंग है इस नॉवेल की। और इस बीच में हमारे साथ प्रोफेसर गरिमा श्रीवास्तव भी जुड़ चुकी हैं। गरिमा मैम भारतीय भाषा केंद्र जेएनयू में हैं और अभी जिस उपन्यास पे सुप्रिया जी बात कर रही थी, उस उपन्यास की लेखिका हैं ऑश्विट्ज़ के। स्वागत है मैम। आप अपना माइक और कैमरा दोनों ऑन कर लें, अनुरोध है।
वैसे आज मैं बिल्कुल प्रस्तुत नहीं थी इसके बारे में कुछ बोलने के लिए, तो और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं नहीं इस समय एकदम से याद कर पा रही हूँ। औचक पकड़ के आपसे सुनना ज्यादा अच्छा लगा। गरिमा मैम, आप हमें सुन पा रही हैं? बहुत अच्छी बात है, आज हम आदर के रूप में उपस्थित हैं जिनसे किताबों पर चर्चा हुई, और डॉक्टर गरिमा श्रीवास्तव भी जुड़ गई हैं जो कि लेखक हैं उस उपन्यास की। इस बीच में एक सवाल है क्षमा त्रिपाठी का अमृता मैम के लिए, कि अगर आप लिख रही होती उस उपन्यास को तो आप गालिब के साथ किसे रखती, या इन दोनों के साथ किसी तीसरे को? ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं शायद रविंद्रनाथ को रखती। वो एकदम पोल सपाट होते हुए भी, पर मैं अगर गालिब और रविंद्रनाथ को के संदर्भ से जोड़ सकती तो एक वो बहुत बड़ा चैलेंज होता। जी बिल्कुल। गरिमा मैम आप हमें सुन पा रही हैं? आपकी आवाज आ नहीं रही है। लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत थी, मैम ब्रॉडकास्ट से बाहर आ गई हैं। देखिए, प्रश्न पे प्रति प्रश्न है कि अगर प्रेमचंद होते तो क्या होता। बहुत खूब, बहुत खूब। शायद मेरे एकदम से दिमाग में नहीं आया। हाँ, आज के दिन तो खासकर मैं यही सोच ही सकती थी, क्योंकि सामने ही प्रेमचंद जयंती है और बिल्कुल उन लोग का काफी मैच भी करता। स्वागत है गरिमा मैम। अभी हम लोग आपको देख भी पा रहे हैं और मुझे सुन भी पहले पा रहे हैं। मुझे पहले भी अब आवाज आ रही है क्या? जी हाँ, मुझे पहले भी आप लोगों की आवाज आ रही थी, लेकिन मुझे नहीं देख पा रहे थे आप लोग। मेरे शायद मोबाइल में दिक्कत थी। पहली बात तो कि विजय जी इतनी बड़ी अनुवादक हैं और मैं हमेशा इनका अनुवाद पढ़ती हूँ, और इन लोगों ने सिखाया है कि अनुवाद कैसे रचना का पुनर्जन्म है। और इस नाते जब मैं विजय जी के भी कई अनुवाद पढ़ती हूँ, और अमृता जी के बारे में क्या कहूँ, वो मेरी इतनी नज़दीक है कि उनकी सारी रचना प्रक्रिया से मैं जुड़ी हुई हूँ, और हमारी कितनी ही बातें हुई हैं अनुवाद के बारे में और दोजखनामा के बारे में लगातार, और वो लगातार बेहतर से बेहतर अनुवाद कर रही हैं। और मुझे तो दोजखनामा पढ़ते हुए ऐसा लगा कि जैसे कि ये उनका अपना लिखा हुआ उपन्यास है। वो कब्रों के पास बैठकर बात करना और ये सब, ये इतना ज़्यादा कह लीजिए इतना यथार्थ था कि मैंने तो कहा कि ये अब आपका ही उपन्यास है। तो अनुवाद अगर रचना का उत्तर जीवन हम माने तो मैं ये कहूँगी कि वो एक तरह से एक नूतन कृति को जन्म देता है। और इस नाते दोजखनामा सिर्फ अनुवाद नहीं है, बल्कि एक पुनर्सृजन है, एक अपने ढंग से। और उनके इंग्लिश में गरिमा जी, इंग्लिश में प्रोफेसर पी लाल, उन्होंने टर्म कॉइन किया था ट्रांसक्रिएट। तो वो ये कहते थे ट्रांसलेशन नहीं, इट इज ट्रांसक्रिएशन, ट्रांसक्रिएट। हाँ, पुनर्रचना, रचना की पुनर्रचना। तो रचना की पुनर्रचना जो अमृता जी ने की है वो मतलब काबिले तारीफ है। कारण ये है कि बहुत सारी भारतीय भाषाओं से
मुझे अनुवाद करना पड़ता है जब हम मैं स्त्रियों की आत्मकथाओं पर काम करती हूँ, तो लगातार अनुवाद करना पड़ता है। तो कई बार मेरे सारे हथियार जो है ना, वो अभिव्यक्ति को उस रूप में अभिव्यक्त करने में सफल नहीं होते। लेकिन अमृता बेरा जी पिछले मेरे ख्याल से लगभग 25-30 साल से वो लगातार अनुवाद कर रही है, लगातार। ये सोचे भी ना कि वो अनुवाद उन्हें क्या दे रहा है, और उन्होंने अनुवाद के क्षेत्र में और बड़े धैर्य के साथ, चाहे उनका स्वास्थ्य खराब हो, चाहे उनकी नौकरी की व्यस्तताएं हो, मैंने उनको लगातार अनुवाद करते और उसको रिक्रिएट करते हुए देखा है और सोचा है। तो मुझे तो लगता है कि ये कृति उनकी अपनी है, उन्होंने इसको कह लीजिए पुनर्जन्म दिया है। तो इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आप लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जबकि विजय जी ने मुझे बहुत पहले कहा था कि ऑश्विट्ज़ आ गई है, अब इस पर कार्यक्रम करवाएंगे, और मुझे हमेशा से बहुत संकोच रहा है। संकोच इसलिए भी क्योंकि अपनी तुलसीदास ने कहा है कि निज कवित्व के ही लागे न नीका। तो अपनी चीज तो अच्छी लगती है, लेकिन जब आलोचकों के मुंह से सुनते हैं, जब सुप्रिया जी उस उपन्यास की गलतियां निकालती हैं, तो आपने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्या हुआ, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, कोई आदमी उन क्षणों को जी रहा है जो मेरा अपना। दरअसल ये उपन्यास कह लीजिए फॉर्म उपन्यास का है, लेकिन है ये फील्ड वर्क। तो मुझे लगता है कि ठीक है, मेरा फील्ड वर्क सफल हुआ। अगर किसी को प्रतीति सेन और किसी और पात्र में लेखक दिखाई पड़ रहा है, जो कि नहीं है लेकिन दिखाई पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये तो मतलब बतौर फील्ड वर्कर मेरी सफलता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस प्लेटफॉर्म पे हरदेवी के भी बात करनी चाहिए। थोड़ा सा हरदेवी के विषय में बताएं। हरदेवी का काम जो है, वो हरदेवी 1883 में गई थी। एक वो बाल विधवा थी, और उनका वो जाति से भटनागर थी। बाल विधवा होना 13 साल में, और निसंतान होना, और उसके बाद मॉन्टेसरी स्कूल का वो करके मॉन्टेसरी टीचर की ट्रेनिंग करने जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप था। पानी के जहाज में यात्रा करके वो गई थी, और उन दिनों स्त्रियों का, पुरुषों का भी जाना तो वैसे ही मुश्किल था, लेकिन हरदेवी गई और उन्होंने अपने 2 यात्रा वृत्तांत लिखे, लंदन यात्रा और लंदन जुबली, जिसमें उन्होंने महारानी विक्टोरिया की ताजपोशी का जो वर्णन है वो किया। तो एक तरह से मुझे लगता है कि हरदेवी उत्तर भारत से अकेली यात्रा करने वाली पहली महिला थी। बंगाल से तो बहुत लोगों ने यात्रा की थी। बंगाल अपेक्षाकृत ज्यादा जागृत राज्य पहले से ही रहा है। वो आपको अमृता बेरा जी को देखकर समझ में आ ही गया होगा। वो बंगाली स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मुझे तो वो हमेशा बंगला नवजागरण से संबंधित दिखाई पड़ती हैं, जब भी मैं उनको उनके गीत में यूट्यूब पर सुनती हूँ। तो हरदेवी वो थी। तो हरदेवी के ये यात्रा वृत्तांत उपलब्ध नहीं थे, उनकी चर्चा मिलती थी, लेकिन जब मिले तो फिर उसको एडिट किया और भाषा को वैसे का वैसा रखते हुए उसका पुनर्प्रकाशन करवाया। और ये भी कि यात्रा, स्त्री के लिए यात्रा और एक पुरुष के लिए यात्रा के अलग अलग क्या मायने होते हैं, इस नजरिए से हमने हरदेवी को देखा। अमृता जी ने हरदेवी के लिए जो मैंने भूमिका लिखी थी, हरदेवी की यात्रा के लिए, उस भूमिका तो 50 पन्नों की विस्तारित, वो बहुत ही बेहतरीन। और उस समय जो वो हिंदी बोलती थी, वो अब के हिंदी भाषियों को पढ़ना चाहिए कि उस समय कैसी हिंदी थी, कैसी हिंदी से अब कैसी हिंदी तक हमें मर्ज होकर आए हैं। तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। हाँ, वो एक्चुअली जब हरदेवी की यात्रा वृत्तांत हमने पढ़े, तभी पता चला कि एक्चुअली
हरदेवी के यात्रा वृत्तांत जो थे, उनकी भाषा से पता चला कि वो ही 1882 में जो सीमंतनी उपदेश आया था, जिसकी लेखिका के तौर पर लिखा था एक अज्ञात हिंदू औरत, वो दरअसल हरदेवी की ही रचना है। क्योंकि डॉक्टर धर्मवीर ने इस पर कयास लगाते हुए वो कहा कि ये राजेंद्र बाला घोष, जिन्होंने धुलाई वाली कहानी लिखी थी, उनकी रचना है। और बहुत सारे और अंदाजे लगाए गए, पता नहीं चल रहा था कि ये किसकी रचना है, लेकिन हरदेवी की रचनाओं की भाषा से ये पता चल गया कि सीमंतनी उपदेश उन्हीं की रचना है जो 1882 में लिखी गई। बहुत ही सुप्रिया हम जी लोग थोड़ा को सा बहुत डाइवर्ट हो गए। हाँ जी, हम लोग थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए, लेकिन ये बातें मैं जरूरी सुप्रिया थी। जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी उन्होंने मेरी किताब को चर्चा के काबिल समझा। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं शायद एक प्रश्न आया था जो कि अर्थतंत्र से जुड़ा हुआ था। तो इस उपन्यास में स्त्रियां, देखिए, कहीं युद्ध कहीं भी हो, मारी जाती हैं स्त्रियां और उसके पीछे होता है अर्थ। तो हथियारों की तस्करी और वेश्यावृत्ति को अपनाना, ये दो चीजें हैं जो कि युद्ध के बाद या युद्ध के दौरान परिणाम के स्वरूप आते हैं। जो शरीर का जो बाजार है, वो युद्ध जहां होते हैं, जहां संघर्ष होते हैं, वहां पर बहुत तेजी से बढ़ता है। और इसकी पर्याप्त चर्चा ऑश्विट्ज़ एक प्रेम कथा में है। दूसरी बात ये कि रहमाना खातून जब रहमाना खातून बन जाती है, यानी कि उनका जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है, तो उनके पास उनकी जिस तरह से उनका निकाह मिस्यारी निकाह है। मिस्यारी निकाह वो निकाह होता है जिसमें कहीं भी पति का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता, पति उनको कोई एलिमनी या कोई कुछ भी नहीं देता, यानी खर्च चलाने का जिम्मा पति का नहीं होता। और मौलवी साहब ने इतने सारे विवाह कर चुके हैं कि वो और किसी हिंदू स्त्री का और खर्च चलाना भी नहीं चाहते, चला सकते भी नहीं, चलाना भी नहीं चाहते। रहमाना खातून को अपनी बेटी को ढूंढना है, जो कि गायब हो गई, कहीं पाकिस्तानी कैंप में है या कहाँ गई उनको पता नहीं। और उन बेटी को ढूंढने में उनको मदद लेनी है मौलवी साहब की, और मौलवी साहब काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। वो जब जाने लगते हैं उस गांव से, हसनपुर से, तो वो कहते हैं कि तुम अपना खर्चे के लिए तो मैं अलग से पैसे नहीं दूंगा। तो वो एक टूटा फूटा पुराना गांव के बाहर, जहाँ पे भैंसें नहाती हैं, जहाँ सेवार है, वो पोखरा ले लेती है और उस पोखरे को साफ करवाती है, उसमें मछलियों का जीरा डलवाती है, और गांव के लोग उसमें विष भी डाल देते हैं जिससे मछलियां मर भी जाती हैं। वो तमाम विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारती है। न सिर्फ सुधारती है, बल्कि भारत से आने वाले नोटबंदी के दौरान जो कारीगर बंगाल से साड़ियां लेकर बेचते थे और जिनका जबान से काम चलता था, कैश से काम चलता था, जिनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं थे, उन सबकी वो मदद करती है। सिर्फ मदद ही नहीं करती, बल्कि उनको उनकी साड़ियों के गट्ठर रख करके और जितनी उसकी जमा पूंजी होती है वो उन कारीगरों को देती है। एक स्त्री परिश्रम करके पूरे अर्थतंत्र को, कारीगर उसके लिए उसकी बहुत तारीफ करते हैं। ऐसा प्रसंग उपन्यास में है, शायद सुप्रिया जी को याद होगा। तो कारीगर उसकी बहुत तारीफ करते हैं और उस पर बहुत विश्वास करते हैं, क्योंकि कारीगरों को कोई मेवा मिश्री नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए 2 समय का भात। और नोटबंदी के कारण, इंडिया में नोटबंदी के कारण, नोटों के अचानक बंद हो जाने के कारण उनका सारा जो बिजनेस है वो चौपट हो गया है। और ऐसे में रहमाना खातून कारीगरों की मदद करते हैं। वो होम्योपैथिक दवाएं
दवाओं को पहचानने की जो कला उसने अपने ससुर से सीखी थी, वो उस कला का इस्तेमाल करके वो बहुत सारे रोगियों की जान भी बचाती है और अपना खर्च भी चलाती है और अपनी नातिन को पढ़ाने लिखाने में उसकी मदद करती है और गांव वालों की भी मदद करती है। तो इसके जो पोस्ट ट्रॉमा सर्वाइवल जो टैक्टिक्स है वो स्त्रियों की, वो निश्चित रूप से पुरुषों की टैक्टिक्स से अलग होती है, लेकिन इसका पूरा जिक्र है। जैसे फातिमा अपने घर जाती है, जो मौलवी साहब की 6ठी 7वीं बीवी है, तो उसके घर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो वापस उसको आना पड़ता है क्योंकि उसको खाना चाहिए, और वो बाद में मौलवी साहब के भतीजे के साथ चली जाती है और दुबई में रहने लगती है। इस बात की भी चर्चा उपन्यास में है। प्रतीति सेन को वो अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती है। प्रतीति सेन जो हैं वो अपने प्रेमी से उनको धोखा मिलता है तो वो टूट जाती है, लेकिन नानी जो है रहमाना, वो उसको उस धोखे से उबरने की टैक्टिक सिखाती है और उसको भारत की नागरिकता लेने के लिए उस कोशिश करती है और उसको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जादवपुर यूनिवर्सिटी में वो रिसर्च करने जाती है और उसको फिर नौकरी मिलती है और वो ऑशविट्ज भी अपनी रिसर्च के सिलसिले में ही गई है। तो कहीं भी युद्ध हो, संघर्ष हो, बलात्कार हो या इस तरह, सिर्फ ये उपन्यास यौन शोषण की बात नहीं करता, बल्कि यौन शोषण तो एक पक्ष है, उसके बाद एक स्त्री अपनी सर्वाइवल टैक्टिक्स कैसे डेवलप करती है, इसको देखने के लिए थोड़ा सा इस उपन्यास को मतलब मैं क्या कहूँ, थोड़ी सी गहराई से पढ़े जाने की जरूरत है। ये सिर्फ युद्ध का उपन्यास नहीं है, ये प्रेम का भी उपन्यास नहीं है, ये स्त्री की स्वाभिमान की कथा है, जहां स्त्री अपने स्वाभिमान के साथ समझौते नहीं करती। उसके शरीर को रौंदा जा सकता है, उसके मन को नहीं। सिर्फ इतना ही कहना था मुझे। बिल्कुल बिल्कुल गरिमा मैम, और ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी ऐसे उपन्यास आ रहे हैं जो स्त्री केंद्रित उपन्यास हैं, वहाँ पे स्त्री गरिमा की बात हो और स्त्रियों का जो पूरा एक चित्रण है वो इस तरह का हो कि अब मामला वहाँ से आगे बढ़ चुका है कि जहाँ सिर्फ शोषण और उसकी बात है, अब सकारात्मक कहानियाँ आनी चाहिए, क्योंकि समाज में स्त्रियां बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही हैं। आज के इस फेसबुक लाइव को ही देख लीजिए, 4 स्त्रियों के बीच में मैं अकेला हूं, तो 4 स्त्रियों के बीच में आप अकेला क्यों महसूस कर रहे हैं? मैं अकेला नहीं हूं, मैं स्त्री और पुरुष की बात कर रहा हूं कि अकेला पुरुष हूं। जब आप स्वयं को मनुष्य और हमें भी मनुष्य समझना शुरू कर देंगे तो ये अकेलापन आपको खलेगा नहीं। अकेलापन मुझे खल नहीं रहा है, लेकिन जैसे स्त्रियों की भागीदारी की बात जो स्त्रियां ही उठाती हैं, तो यहाँ 80% भागीदारी स्त्रियों की है, मेरी भागीदारी मात्र 20% की है। तो यहाँ पे इस तरह के, और पूरे देश में इस तरीके से, दुनिया में इस तरह से स्थिति बदल रही है। तो आज की इस चर्चा को हम और विजय शर्मा मैम जब प्लान कर रहे थे हम लोग, तो विजय मैम ने कहा था कि किताब पर जो है बातचीत होगी और लगभग 25-25 मिनट की बातचीत होगी। सामान्य तौर पर हम लोग के सृजन संवाद की जो गोष्ठियां होती हैं वो 1 से सवा घंटे के बीच की होती हैं, और इस बार लगता है हम लोग 40-50 मिनट में बात खत्म कर लेंगे। लेकिन ये गोष्ठी जो है अपने नियत समय से लगभग दुगना समय ले चुकी है और बहुत सारी सकारात्मक बातें हुई हैं, जिसमें बीच में इंटरवीन करना भी लग रहा था कि बहुत सारी अच्छी बातें जो आ रही हैं उनको मैं रोकूंगा अगर मैं बीच में इंटरवीन करूंगा, तो इसलिए मैं निश्चिंत होकर सुन रहा था आराम से। पर अब आज के कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, और आज मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि अच्छी किताबें लिखी जा रही हैं, अच्छी किताबें पढ़ी जा रही हैं, और अच्छी किताबों के लिखे जाने और पढ़े जाने के साथ अच्छी किताबों पर सार्थक चर्चा भी हो रही है। किताबें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें, तभी जा कर के जो है ये जितने भी साहित्यिक मंच हैं उनकी उपादेयता सिद्ध होगी। और सृजन संवाद भी इसीलिए बना था
कि किताबों की चर्चा हो, फिल्मों की चर्चा हो, साहित्य पे बातचीत हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आज के कार्यक्रम के लिए, और अगले महीने की गोष्ठी में हम फिर कुछ नए विषय के साथ कुछ नई बातचीत लेकर के आप सबके बीच आएंगे। और सारे दर्शक लोग जो इस पूरे कार्यक्रम में लगातार जुड़े रहे, अपनी टिप्पणियां देते रहे, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।